हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं और यूनिट नंबर 1 में सेट थ्योरी एंड रिलेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं पॉसेट एंड लैटिसेस और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लैटिस क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिस की और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लैटिस हम पढ़ेंगे जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस क्या है, बाउंडेड लैटिस के बारे में पढ़ेंगे और कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस के बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट लैटिस हमारे पास और बच जाती हैं जिनको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारी यूनिट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए यूनिट 1 थोड़ा सा लेंथी यूनिट थी, इसलिए इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगा। आगे के आने वाले यूनिट कंपैरेटिवली छोटी यूनिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं उन स्टूडेंट्स को बता देता हूं जिनको नहीं पता है कि गेटवे क्लासेस ऐप पर बीटेक थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है और गेटवे क्लासेस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और आज हमें सबसे पहले पढ़ना है कि लैटिस क्या होता है। लेकिन लैटिस को समझने से पहले हम दो इंपॉर्टेंट टर्म और समझ लेते हैं और उस दो इंपॉर्टेंट टर्म में से पहली टर्म है हमारे पास जॉइंट सेमी लैटिस और उसके बाद हम समझते हैं कि मिड सेमी लैटिस क्या है। तो जब हम जॉइंट सेमी लैटिस और मिड सेमी लैटिस को अच्छे से समझ लेंगे तो इन दोनों की डेफिनेशन को ही कंबाइन करके लैटिस की डेफिनेशन बनती है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों आपको समझ में आ जाते तो समझ में आ जाएगा आपको लैटिस। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जॉइंट सेमी लैटिस क्या है। देखिए इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा चुका हूं, जैसे कि मैक्सिमल एलिमेंट क्या होता है, मिनिमल एलिमेंट क्या होता है ना, मैक्सिमम एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड। ये सारे टॉपिक हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। पॉसेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं और पॉसेट का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम कहते हैं हैश डायग्राम। तो ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से समझ लिए तो आज का लेक्चर भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड का ही आज सबसे ज्यादा यूज होगा। तो यहां पर समझते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज जॉइंट सेमी लैटिस। तो देखिए क्या है यहां पर जॉइंट सेमी लैटिस। अब पॉसेट के बारे में मैंने आपको बताया था। पॉसेट क्या होता है? पार्शियल ऑर्डर सेट। पार्शियल ऑर्डर सेट, पार्शियल ऑर्डर सेट का मतलब है एक ऐसा पेयर जहां पर कोई सेट होगा और एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगी। देखिए यहां पर ए क्या है? कोई भी गिवन सेट है और इस सेट के ऊपर एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या है? डिफाइन है। आर क्या है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। यहां पर जो रिलेशन होती है वो हमेशा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होती है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन किसे कहते हैं? एक ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ऐसी रिलेशन को हम कहते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो पॉसेट कैसे बनता है? पॉसेट बनता है सेट से और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन से। तो यहां पर एक क्या, कोई भी गिवन सेट है जिसके अंदर आपको कुछ एलिमेंट्स दिए गए होंगे और उसी सेट पर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या है? डिफाइन है। लेकिन अब यहां पर नोटेशन में थोड़ा सा चेंज है। हम यहां पर सेट, पहले हम सेट ए का यूज करते थे, अब लैटिस के केस में हम ए की जगह पर एल का यूज करेंगे। एक्चुअल में एल भी क्या है? एल भी सेट ही है, लेकिन यहां पर एल लैटिस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर हमने ए सेट की जगह एल सेट का यूज कर लिया। दूसरा जो आर है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो रिलेशन होती है पॉसेट में, हम पॉसेट में रिलेशन के लिए लेस देन इक्वल टू के सिंबल का भी यूज करते हैं। तो यहां पर जो लेस देन इक्वल टू का सिंबल लगा हुआ है ये एक्चुअल में रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इतनी बात तो आपको समझ में आ गई है कि ये एक पॉसेट है, इसके अंदर जो एल है ये हमारा क्या है? कोई भी गिवन सेट है जिसको हम यहां पर बात कहेंगे कि ये लैटिस है। और लेस देन इक्वल टू क्या है? ये हमारी एक रिलेशन है। तो देखिए किसी भी पॉसेट को जॉइंट सेमी लैटिस कब कहा जाता है? यानी कि एक्चुअल में जो हम लैटिस पढ़ने वाले, लैटिस भी पॉसेट ही होता है, लेकिन हम सभी पॉसेट को लैटिस नहीं कह सकते। तो कौन से पॉसेट को हम लैटिस कहेंगे यही हम यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए अगर मान लो कोई पॉसेट है आपके पास एल कॉमा लेस देन इक्वल टू, तो इस पॉसेट को जॉइंट सेमी लैटिस कब कहेंगे? तो देखिए यहां पर लिखा है इज ए जॉइंट सेमी लैटिस इफ, कब कहेंगे? ध्यान दीजिए, फॉर ऑल ए कॉमा बी, ये ऑल, फॉर ऑल का सिंबल है सबको मालूम है। तो फॉर ऑल ए कॉमा बी
बिलोंग्स टू एल, एल क्या है, ये एक सेट है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आपको जो सेट दे रखा है या आपको जो लैटिस दे रखा है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है ए कॉमा बी, तो फॉर ऑल ए कॉमा बी, यानी कि ए कॉमा बी टाइप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट जो कि एल को बिलोंग कर रहे हैं, है ना, जो कि एल को बिलोंग कर रहे हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिए ए ज्वाइन बी एग्जिस्ट इन एल, यानी कि कंडीशन ये है कि किसी भी पॉसेट को हम ज्वाइन सिमिलैरिटीज जब कह सकते हैं अगर उसके अंदर ए ज्वाइन बी एग्जिस्ट करता है। अब ये ए ज्वाइन बी है क्या, इसको जरा ध्यान से समझिए। ए ज्वाइन बी, इसको रीड करते हैं ए ज्वाइन बी, ये ज्वाइन का सिंबल है। किसका सिंबल है? ज्वाइन का। अब इस ज्वाइन का मतलब क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा, वैसे मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूं अगर आपने ध्यान दिया हो तो। देखिए ज्वाइन का मतलब समझते हैं, ए ज्वाइन बी, यहां पर मैंने लिखा भी है, इसको क्या रीड करते हैं? ए ज्वाइन बी। अब देखो ए ज्वाइन बी एक्चुअल में है क्या? एल यू बी ए कॉमा बी, इसका मतलब क्या है? एल मतलब लीस्ट, यू मतलब अपर, बी मतलब बाउंड, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए बी। तो देखो बहुत आसान है, ए बी का जो लीस्ट अपर बाउंड होगा, ए बी का जो लीस्ट अपर बाउंड होगा उसी को हम कहेंगे ज्वाइन ए बी। तो मतलब यहां पर ए ज्वाइन बी का मतलब है लीस्ट अपर बाउंड ए कॉमा बी, या फिर हम इसको सुप्रीमम भी कह सकते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, तीन रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं, ए ज्वाइन बी आप कह सकते हैं, एल यू बी ए कॉमा बी कह सकते हैं, और सुप्रीमम ए कॉमा बी कह सकते हैं। तीनों नोटेशन इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर एल यू बी क्या है? लीस्ट अपर बाउंड, और सुप्रीमम एस यू बी क्या है? सुप्रीमम। और इसको, इस डेफिनेशन को, ज्वाइन सिमिलैरिटीज के डेफिनेशन को अगर हम आसान लैंग्वेज में समझे तो देखिए इसका आसान सा मतलब है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इन ए पॉसेट इफ ज्वाइन एग्जिस्ट फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट, यानी कि किसी पॉसेट के अंदर अगर सभी पेयर के लिए ज्वाइन एग्जिस्ट करता है तो उस पॉसेट को हम ज्वाइन सिमिलैरिटीज कहेंगे। मतलब अगर पॉसेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, पॉसेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से आपको क्या करना है? दो दो एलिमेंट का पेयर लेना है, और अगर सभी पेयर के लिए ज्वाइन एग्जिस्ट करता है, ज्वाइन एग्जिस्ट करने का मतलब है कि सभी पेयर का लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, तो फिर हम उसको ज्वाइन सिमिलैरिटीज कहेंगे। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब मीट सिमिलैरिटीज क्या है? इसका जस्ट अपोजिट देखिए कैसे। मीट सिमिलैरिटीज, मीट सिमिलैरिटीज देखो, किसी भी पॉसेट को हम मीट सिमिलैरिटीज कह सकते हैं अगर उसमें ए मीट बी एग्जिस्ट करता हो। देखिए इसको रीड करते हैं ए मीट बी, और इसको रीड करते हैं ए ज्वाइन बी। तो यहां पर मैंने लिखा भी है, इसको कैसे रीड करोगे आप? ए मीट बी। अब मीट बी का मतलब क्या है जरा ध्यान से समझिए। ए मीट बी का मतलब है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए कॉमा बी, यानी कि पॉसेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसमें से आपको दो एलिमेंट का पेयर लेना, कोई भी ले सकते हैं। तो अगर सभी पेयर के लिए, अगर सभी पेयर के लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो हम कहेंगे कि सभी पेयर के लिए मीट एग्जिस्ट करता है, और सभी पेयर के लिए अगर मीट एग्जिस्ट कर गया तो आपका जो पॉसेट होगा उसको आप मीट सिमिलैरिटीज पॉसेट, मीट सिमिलैरिटीज बोल सकते हैं। और इसी को अगर आप आसान लैंग्वेज में समझे तो इन ए पॉसेट इफ मीट एग्जिस्ट, अगर पॉसेट के अंदर मीट एग्जिस्ट करता है फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट, तो हम उस पॉसेट को क्या कह सकते हैं? ज्वाइन नहीं, मीट सिमिलैरिटीज कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई है ना, कि ज्वाइन सिमिलैरिटीज क्या होता है और मीट सिमिलैरिटीज क्या होता है। ठीक, अभी हम आगे चल के जब क्वेश्चन करेंगे ना तो ये बहुत आसान टॉपिक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम डिफाइन करते हैं लैटिस क्या होता है ना। तो देखिए किसी भी पॉसेट को लैटिस कब कहेंगे, ये तो हमने समझ लिया कि किसी भी पॉसेट को ज्वाइन सिमिलैरिटीज कब कहते हैं और किसी भी पॉसेट को मीट सिमिलैरिटीज कब कहते हैं। अब हम समझते हैं कि किसी भी पॉसेट को लैटिस कब कहते हैं। तो देखिए किसी भी पॉसेट को हम लैटिस तब कहते हैं अगर वो पॉसेट ज्वाइन सिमिलैरिटीज भी है और मीट सिमिलैरिटीज भी है, यानी कि अगर कोई पॉसेट ज्वाइन सिमिलैरिटीज भी है और मीट सिमिलैरिटीज भी है तो इसका मतलब वो पॉसेट लैटिस है। बात समझ में आ गई? अगर कोई पॉसेट ज्वाइन सिमिलैरिटीज है लेकिन मीट सिमिलैरिटीज नहीं है तो फिर वो लैटिस नहीं होगा, या अगर वो मीट सिमिलैरिटीज है लेकिन ज्वाइन सिमिलैरिटीज नहीं है तब भी वो लैटिस नहीं होगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो लैटिस में क्या करेंगे, इन दोनों डेफिनेशन को कंबाइन कर देंगे। देखो यहां पर मैंने कुछ नहीं किया, दोनों डेफिनेशन को सिर्फ कंबाइन कर दिया। देखिए कैसे, किसी भी पॉसेट को हम लैटिस कह सकते हैं, है ना,
कब? अगर उसमें ज्वाइन भी एग्जिस्ट करता हो और मीट भी एग्जिस्ट करता हो, है ना। ए ज्वाइन बी और ए मीट बी एग्जिस्ट इन एल, अगर दोनों एग्जिस्ट करेंगे तब हम उसको क्या कहेंगे? लैटिस। तो दोनों डेफिनेशन क्या हो गई? एक साथ कंबाइन हो गई। क्लियर है? बाकी यहां पर ए ज्वाइन बी, ए ज्वाइन का मतलब है लीस्ट अपर बाउंड और मीट का मतलब है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसको हम सुप्रीमम या इन्फीमम भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां पर ये तो आपको मालूम है, ये ए ज्वाइन बी है, ये ए मीट भी है। तो ये फिर से वही चीज लिखिए, एलयूबी का मतलब, जीएलबी का मतलब, एसयूबी का मतलब, इन्फीमम का मतलब। क्लियर हो गया? अब इसी डेफिनेशन को आसान लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? इन ए पॉसेट इफ ज्वाइन एंड मीट एग्जिस्ट फॉर एवरी पेयर, अगर पॉसेट के अंदर सभी पेयर के लिए ज्वाइन और मीट दोनों एग्जिस्ट करते हैं तब हम उसको क्या कहेंगे? लैटिस कहेंगे। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज लैटिस, या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ए पॉसेट इज ए लैटिस इफ इट इज ज्वाइन सेमीलैटिस एंड मीट सेमीलैटिस। कोई भी पॉसेट लैटिस होगा अगर वो ज्वाइन सेमीलैटिस भी है और मीट सेमीलैटिस भी है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ज्वाइन सेमीलैटिस और मीट सेमीलैटिस क्या होता है, या ज्वाइन और मीट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किसी भी पॉसेट को कैसे हम लैटिस प्रूव कर सकते हैं। अब देखो यहां पर एक चीज समझिए, हमने जब लास्ट लेक्चर में जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, कोई 2 एलिमेंट का या 3 एलिमेंट का हम पेयर ले रहे थे और उसका हम क्या निकाल रहे थे? ज्वाइन और मीट निकाल रहे थे। वहां पर मैं वर्ड ज्वाइन और मीट का यूज नहीं कर रहा था, वहां पर मैं कह रहा था क्या? एलयूबी और जीएलबी। बात समझ में आ गई? तो एलयूबी को ही हम ज्वाइन कहते हैं और जीएलबी को ही हम मीट कहते हैं। तो एक्चुअल में वहां पर हम किसी एक पेयर का या 2 पेयर का ही कैलकुलेट कर रहे थे, तो हम डायरेक्ट कर लेते थे। लेकिन अब आपको क्या करना है? अब आपको पॉसेट के अंदर जितने भी पेयर पॉसिबल हैं सभी पेयर के लिए निकालना है। तो भाई अगर आपको सभी पेयर के लिए कैलकुलेट करना है तो अब उसमें क्या होगा? अगर आप सभी के लिए अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तो एक तो समय भी ज्यादा लगेगा, दूसरा कोई ना कोई आपसे छूट भी जाएगा। तो अब हमारे पास ऐसा तरीका हमें देखना है जिससे हमारा कोई पेयर छूटे भी ना और हमारा जल्दी भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और गलती भी ना हो। तो ध्यान दीजिए, ऐसे क्या करेंगे हम यहां पर? देखो हमें क्या करना है? डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग हैश ए डायग्राम। ये हमारे पास एक हैश डायग्राम है। हैश डायग्राम क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसेट। तो एक्चुअल में ये पॉसेट ही है जिसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है ना। तो हमसे ये पूछा है कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग हैश डायग्राम, ये जो डायग्राम आपको दे रखा है क्या ये डायग्राम लैटिस है या नहीं, ये हमसे पूछा गया है। तो चेक कर लेते हैं। अब देखिए चेक करने का तरीका क्या होगा, हम एक एक पेयर को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम एक एक पेयर को चेक करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा और गलती होने के चांसेस भी है और कोई ना कोई पेयर हमसे छूट भी जाएगा, ये भी चांसेस है। तो देखिए अब इसके लिए क्या करते हैं उसको मैं आपको बताता हूं। यहां पर आप 2 टेबल बनाएंगे। क्या करेंगे? 2 टेबल बनाएंगे। एक टेबल को हम कहेंगे एलयूबी टेबल और एक को हम कहेंगे जीएलबी टेबल। यानी कि एक टेबल हम ज्वाइन के लिए बनाएंगे, एक टेबल हम मीट के लिए बनाएंगे। तो यहां पर मैं 2 टेबल बनाने जा रहा हूं। एक तो टेबल होगी हमारी एलयूबी टेबल, ध्यान दीजिए एलयूबी टेबल, और दूसरी टेबल होगी हमारी जीएलबी टेबल। टेबल बना के क्या होगा, बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा कि सभी के लिए ज्वाइन और मीट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ध्यान दीजिए अब यहां पर मैं टेबल बनाने जा रहा हूं। तो एक टेबल कैसे बनाएंगे? आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, है ना, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल। उसके बाद क्या करना है, अब यहां पर जरा ध्यान से समझिए। देखिए हमें एलयूबी टेबल निकालनी है, मतलब हमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन का सिंबल यहां पर बना दीजिए। क्या करना है हमें? ज्वाइन। तो यहां पर मैंने ये ज्वाइन का सिंबल बना दिया। ये जो वी के जैसा सिंबल होता है ये ज्वाइन का सिंबल है। उसके बाद अब यहां पर देखो एलिमेंट कौन कौन से ए बी सी डी है, तो आप ए बी सी डी यहां पर लिखिए, ए बी सी और डी, और यहां पर भी लिखेंगे ए बी सी एंड डी। अब इसके आगे देखो क्या करना है, अब जरा यहां पर ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, देखो यहां पर इस पोजीशन पर ये पोजीशन किसकी है? ए कॉमा ए की है। किसकी पोजीशन है? ए कॉमा ई। तो देखो पहला देखो यहां से पेयर आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। पहला पेयर हो गया आपका ए कॉमा ए, दूसरा पेयर आपका बनेगा ए कॉमा बी, तीसरा बनेगा ए कॉमा सी, और फिर बनेगा ए कॉमा डी। फिर बी से स्टार्ट हो जाओ, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी, बी कॉमा डी। इस तरीके से आपके पेयर बनेंगे, तो कोई भी पेयर आपका छूटेगा नहीं। चलिए पहला पेयर बना हमारा ए कॉमा ए। तो अब मुझे बताइए ए कॉमा ए ये रहा,
ए कॉमा ए का ये एलयूबी टेबल है। कौन से टेबल है? एलयूबी टेबल। एलयूबी टेबल मतलब ज्वाइन इसमें हमें देखना है, और एलयूबी का मतलब है लीस्ट अपर बाउंड, यानी कि यहां पर आपको अपर बाउंड लिखना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर अपर बाउंड एक ही है तो लीस्ट भी वही होगा। अपर बाउंड अगर 2 या 2 से ज्यादा है तब तो आपको लीस्ट देखना पड़ता है, अगर अपर बाउंड एक ही है तो फिर देखने की जरूरत नहीं है, वही लीस्ट भी होगा। तो मुझे ये बताइए ए कॉमा ए का लीस्ट क्या होगा या अपर बाउंड क्या होगा? ए ही होगा भाई, ए का अपर बाउंड तो ए ही होगा ना। ए कॉमा ए का अपर बाउंड क्या होगा? ए होगा। अब यहां पर देखो ए कॉमा बी का अपर बाउंड कौन है? बी, तो यहां पर बी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो एसी का अपर बाउंड कौन है? सी, तो यहां पर सी आ जाएगा। उसके बाद एडी का अपर बाउंड कौन है? डी, तो यहां पर डी आएगा। अब यहां से स्टार्ट हो जाओ, बी कॉमा ए, तो बी कॉमा ए का अपर बाउंड बी, फिर उसके बाद बी कॉमा बी का भी बी होगा, बी कॉमा सी का अपर बाउंड सी, बी कॉमा डी का अपर बाउंड डी। अपर बाउंड मतलब ऊपर वाला देखना, ठीक है ना। अब क्योंकि यहां पर अपर बाउंड एक एक ही मिल रहा है तो इसलिए वही लिस्ट भी होगा। तो यहां पर वैसे आसान हो जाता है क्योंकि यहां पर जनरली अपर बाउंड एक ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 2 या 3 देखने को मिलेंगे, तो जब अपर बाउंड एक ही होगा तो वही लिस्ट होगा, तो इसमें आपको ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। देखो सी कॉमा ए में अपर बाउंड सी है, उसके बाद सी कॉमा बी में भी अपर बाउंड सी है, सी कॉमा सी में भी अपर बाउंड सी है, और सी कॉमा डी में अपर बाउंड डी है। उसके बाद डी से स्टार्ट करेंगे, डी कॉमा ए में अपर बाउंड डी है, डी कॉमा बी में भी डी है, सब में डी आएगा क्योंकि सबसे ऊपर है वो, डी कॉमा सी में भी डी है और डी कॉमा डी में भी डी है। अब यहां पर हमने देखो, हमने सभी पेयर के लिए ज्वाइन को ढूंढ लिया, या हमने सभी पेयर का ज्वाइन यहां पर लिख दिया। आप देख सकते हैं सभी पेयर का ज्वाइन एग्जिस्ट करता है, सभी पेयर का ज्वाइन एग्जिस्ट करता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो गिवन पॉसेट है या जो गिवन हेसे डायग्राम है ये ज्वाइन सेमिलेटिस है। क्या ये ज्वाइन सेमिलेटिस है? क्योंकि ज्वाइन सेमिलेटिस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया इसने। अगर यहां पर एक भी पेयर खाली रह जाता, अगर एक भी पोजीशन यहां पर क्या रह जाती? खाली रह जाती, तो हम कहते कि ये ज्वाइन सेमिलेटिस नहीं है। लेकिन अभी हम इसको लैटिस नहीं कह सकते, लैटिस तब कहेंगे पहले इसको चेक कर ले। तो चलिए यहां पर भी टेबल बनाते हैं। देखिए एक टेबल हम यहां बनाएंगे, ध्यान दीजिए, ये हमारी हो जाएगी GLB टेबल। अब यहां पर भी हमें क्या करना है? ABC फिर से लिखना है, A B C and D, A B C and D। और यहां पर हमारा ऑपरेशन क्या है? मीट ऑपरेशन चलेगा यहां पर। चलिए अब देखिए जरा, मीट A कॉमा A, मीट मतलब देखिए जो आपका LUB जो मीट होता है, मीट में हम क्या करते हैं? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि आपको यहां पर लोअर बाउंड देखना, अभी तक आप अपर बाउंड देख रहे थे। A कॉमा A का लोअर बाउंड A ही होगा, A कॉमा B का लोअर बाउंड A होगा, लोअर देखना है इस बार, है ना। उसके बाद A कॉमा C का लोअर बाउंड A कॉमा D का लोअर बाउंड A। चलिए अब B कॉमा A का लोअर बाउंड, B कॉमा A का A आएगा, B कॉमा B का लोअर बाउंड B आएगा, B कॉमा C का लोअर बाउंड B आएगा, और B कॉमा D का लोअर बाउंड B आएगा। आगे चलते हैं C पर, C कॉमा A, देखिए C और A में लोअर बाउंड क्या है? A है। C और B में लोअर बाउंड क्या है? B है। C और C में लोअर बाउंड क्या आएगा? C ही आएगा, और C और D में लोअर बाउंड C आएगा। आगे चलते हैं D और A में लोअर बाउंड A आएगा, D और B में लोअर बाउंड B आएगा, D और C में लोअर बाउंड C आएगा, और D और D में लोअर बाउंड D ही आएगा। तो यहां पर भी हमें कोई भी पोजीशन खाली नहीं मिली, इसका मतलब ये ज्वाइन सेमिलेटिस भी है और ये मीट सेमिलेटिस भी है। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि ये जो गिवन हैश डायग्राम है ये क्या है? ये लैटिस है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, हमसे यही पूछा था, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग हैश डायग्राम रिप्रेजेंट लैटिस और नॉट। तो हम यहां पर सीधे शॉर्ट में लिख देते हैं, इट रिप्रेजेंट अ लैटिस। तो ये लैटिस को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि लैटिस की कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या ये भी लैटिस ज्वाइन सेमिलेटिस है या नहीं है। देखिए तो हमें करना क्या है? हमें यहां पर एक LUB टेबल बनानी है और एक GLB टेबल बनानी है। तो यहां पर मैं बना देता हूं
LUV टेबल और यहां पर बना लेते हैं GLB टेबल। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए LUV टेबल एंड GLB टेबल दोनों को बना लेते हैं। ये लीजिए, यहां पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, है ना। यहां पर भी एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं और इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान दीजिए, देखिए तो LUV टेबल मतलब हमें ज्वाइन देखना है। कितने एलिमेंट है? ABCD, ABCD, है ना। यहां पर भी ABC और D। चलिए अब लिखते हैं, देखो A, अब यहां पर देखो ज्वाइन वाले में LUV टेबल में आपको क्या देखना है? अपर बाउंड देखना है। तो A, अब देखो A का अपर बाउंड A ही होगा। उसके बाद A, B का अपर बाउंड B होगा। देखो ऊपर B आ रहा है, अपर बाउंड मतलब जो ऊपर आ रहा है। A, B का अपर बाउंड B, A, C का अपर बाउंड C, A, D का अपर बाउंड D। उसके बाद B, A, देखिए B, A का अपर बाउंड B, A का अपर बाउंड B ही होगा। उसके बाद B, B का अपर बाउंड B होगा। उसके बाद B, C। अब यहां पर देखिए ये इंपॉर्टेंट आ गया, B और C का अपर बाउंड कहां पर होगा, है ना। देखिए B और C आपस में तो रिलेटेड है नहीं, बात समझ में आ रही। देखिए यहां पर क्या था, A और B आपस में रिलेटेड थे, तो हमें पता चल गया कि B ऊपर है A नीचे है, तो अपर बाउंड B हो गया। A और C भी आपस में रिलेटेड है, तो इसमें C ऊपर है A नीचे है, ये अपर बाउंड हो गया। लेकिन B और C आपस में रिलेटेड नहीं है, तो इनका अपर बाउंड क्या होगा? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, B और C से ऊपर चलेंगे और जहां पर ये मीट करेंगे वहीं पर इसका अपर बाउंड होगा। तो इसका अपर बाउंड हुआ D, तो B और C का अपर बाउंड आएगा D। आगे चलते हैं। उसके बाद B और D का अपर बाउंड D आएगा क्योंकि वही ऊपर है। अब चलते हैं C पर। देखो C और A का अपर बाउंड C आएगा। C और B, देखो फिर से अगेन C और B का अपर बाउंड अगेन D आएगा। आगे चलते हैं, C का अपर बाउंड C आएगा और C और D का अपर बाउंड D आएगा। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, D और A का अपर बाउंड, ऊपर D लिखा है तो D ही होगा। उसके बाद D और B का अपर बाउंड D होगा, D और C का अपर बाउंड D होगा और D और D का अपर बाउंड D होगा। ये लीजिए, तो यहां पर इसका मतलब ये ज्वाइन सिमिलरिटीज की कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। अब देखते हैं कि मीट सिमिलरिटीज की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। अगर ये भी कर जाएगा तो इसका मतलब ये लैटिस है। A B C D, A B C D। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, देखिए अब हमें यहां पर क्या देखना, लोअर बाउंड देखना है। क्या देखना? लोअर बाउंड। तो A, का लोअर बाउंड A ही होगा। A, B का लोअर बाउंड, तो देखो नीचे कौन है? A, तो A, B का लोअर बाउंड A होगा। A, C का लोअर बाउंड A होगा। A, D का लोअर बाउंड A होगा। उसके बाद B से स्टार्ट करो। B, A, देखो B, A का लोअर बाउंड A होगा। उसके बाद B, B का लोअर बाउंड B होगा। उसके बाद आपका आ जाता है B, C का लोअर बाउंड। अब यहां पर फिर से देखो B और C का लोअर बाउंड, B और C आपस में तो रिलेटेड है नहीं, इसका मतलब इनका लोअर बाउंड कौन होगा? A। तो B और C का लोअर बाउंड होगा A। उसके बाद B और D का लोअर बाउंड होगा B, B और B का लोअर बाउंड होगा, B और D का लोअर बाउंड B होगा। आगे चलते हैं, C और A का लोअर बाउंड A होगा, C और B का लोअर बाउंड भी A होगा, C और C का लोअर बाउंड C होगा और उसके बाद C और D का लोअर बाउंड C होगा। क्लियर है? और आगे चलते हैं, D पर चलते हैं। D और A का लोअर बाउंड A होगा। उसके बाद D और B का लोअर बाउंड D और B का लोअर बाउंड B होगा। D और C का लोअर बाउंड C होगा और उसके बाद D, D का लोअर बाउंड D होगा। ये आ जाए, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान देखें, D और A का A हो गया, D और B का लोअर बाउंड B हो गया, D और C का C हो गया, D और D का D हो गया। कोई अगर बाई चांस कहीं कोई गलत लिखा गया हो तो उसको एक बार आप सही कर लेना। तो ये यहां पर देखिए, यहां पर भी कोई ब्लैंक एंट्री नहीं आई, इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो हम कह सकते हैं इट रिप्रेजेंट अ लैटिस।
ये भी लैटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए अभी हम थोड़ा सा एक बात तरीका सीख लेते हैं। आप हैश डायग्राम को देखकर भी बता सकते हैं कि ये लैटिस को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा, केवल देख करके। कैसे बताएंगे देख के, वो मैं भी आपको बताऊंगा। पहले मैं इसका एक दो पार्ट और करा दूं आपको। चलिए यहां पर आ जाइए, इसको देखते हैं, है ना। तो इसमें भी अगेन हमें क्या करना है, एक हमें बनानी है एलयूबी टेबल और एक बनानी है जीएलबी टेबल। एलयूबी टेबल और इधर बना लेते हैं जीएलबी टेबल। चलिए देखिए, तो एलयूबी टेबल में यहां पर भी 4 ही एलिमेंट है हमारे पास। देखिए कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, यहां पर कोई दिक्कत आपको करने में नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सिंपल होते हैं। ज्वाइन ए बी सी और डी, ए बी सी एंड डी। अब जरा यहां पर ध्यान दें, देखो यहां पर क्या देखना है हमें, अपर बाउंड देखना। तो ए और ए का अपर बाउंड ए ही होगा, उसके बाद ए और बी का अपर बाउंड बी होगा, उसके बाद ए और सी का अपर बाउंड सी होगा, ए और डी का अपर बाउंड डी होगा, ए और डी का अपर बाउंड डी होगा। उसके बाद यहां से चलते हैं, बी और ए का अपर बाउंड बी होगा, बी और बी का अपर बाउंड बी ही होगा, बी और सी का अपर बाउंड सी होगा, बी और डी का अपर बाउंड डी होगा। आगे चलते हैं, सी पे चलते हैं। देखो सी और ए का अपर बाउंड सी होगा, उसके बाद सी और बी का अपर बाउंड भी सी होगा, उसके बाद सी और सी का अपर बाउंड सी होगा, उसके बाद सी और डी। अब यहां पर जरा ध्यान देना, सी और डी का अपर बाउंड। अब यहां पर देखो, यहां पर सिचुएशन बदल गई। सी और डी का अपर बाउंड, तो इनसे देखिए सी और डी में आपस में तो कोई रिलेशन है नहीं, है ना। तो अगर इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है तो इनका अपर बाउंड इनसे ऊपर होना चाहिए था, लेकिन इनके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब सी और डी का अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहां पर आ गई ब्लैंक एंट्री। क्या आ गई, ब्लैंक एंट्री आ गई। आगे चलते हैं, डी और ए का अपर बाउंड डी आएगा, उसके बाद डी और बी का अपर बाउंड भी डी आएगा, उसके बाद डी और सी का, अब देखो डी और सी का अपर बाउंड फिर से नहीं आएगा, तो डी और सी के केस में फिर से ब्लैंक एंट्री मिली, और डी का अपर बाउंड तो डी ही आएगा। तो इसका मतलब ये जो लैटिस है ये ज्वाइंट सेमी लैटिस तो नहीं है, ये ज्वाइंट सेमी लैटिस नहीं है, क्योंकि ये ज्वाइंट सेमी लैटिस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये बात कंफर्म हो गई कि ये लैटिस भी नहीं है। भाई जब ये ज्वाइंट सेमी लैटिस ही नहीं है तो ये लैटिस भी नहीं है। लेकिन हमें पता चल गया कि ये लैटिस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम जीएलबी टेबल को कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि ये मीट सेमी लैटिस है या नहीं है। देखिए तो यहां पर अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं जीएलबी टेबल। देखो ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है ना। किसी भी लैटिस को बताना बहुत आसान है। तो यहां पर मीट ए बी सी डी, ए बी सी डी। चलिए अब जरा ध्यान दे, अब यहां पर देखना हमें लोअर बाउंड। तो ए का लोअर बाउंड ए होगा, ए बी का लोअर बाउंड भी ए होगा, ए सी का लोअर बाउंड भी ए होगा, ए डी का लोअर बाउंड भी ए होगा। आगे चलते हैं, बी ए का लोअर बाउंड ए ही होगा, बी का लोअर बाउंड बी होगा, बी सी का लोअर बाउंड बी होगा, और बी डी का लोअर बाउंड बी होगा। आगे चलते हैं, सी ए का लोअर बाउंड ए होगा, उसके बाद सी बी का लोअर बाउंड बी होगा, सी का लोअर बाउंड सी ही होगा, और सी डी का लोअर बाउंड। अब जरा यहां देखो, सी और डी का लोअर बाउंड, सी और डी में आपस में तो कोई रिलेशन है नहीं, तो इनका लोअर बाउंड इनके नीचे मिलेगा, इसका मतलब इन दोनों का लोअर बाउंड है बी। आगे बढ़ते हैं, डी से स्टार्ट करते हैं। डी और ए का लोअर बाउंड ए होगा, डी और बी का लोअर बाउंड बी होगा, डी और सी का लोअर बाउंड, अगेन डी और सी का लोअर बाउंड क्या होगा, बी होगा, और डी का लोअर बाउंड क्या होगा, डी होगा। इसका मतलब यहां पर कोई भी ब्लैंक एंट्री नहीं मिली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज्वाइंट सेमी लैटिस तो नहीं है, लेकिन ये मीट सेमी लैटिस है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, लैटिस पूछा है, तो हम लिखेंगे कि इट नॉट रिप्रेजेंट, इट डज नॉट
रिप्रेजेंट लैटिस, ये लैटिस को रिप्रेजेंट नहीं करता है ना, डज नॉट रिप्रेजेंट लैटिस। अगर इस क्वेश्चन में हमने ये पूछा होता कि ये जॉइंट सेमी लैटिस है या नहीं है, तो हम कहते कि ये जॉइंट सेमी लैटिस नहीं है। और अगर हमसे पूछा होता कि ये मीट सेमी लैटिस है या नहीं है, तो हम कहते कि ये मीट सेमी लैटिस है। तो मेरे ख्याल से आपको यहां से क्लियर हो गया आइडिया। और एक और देखते हैं आगे क्वेश्चन, देखिए। अब यहां पर देखो, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है ना, इसमें और इसमें, ठीक है ना। इसमें नीचे को ओपन है, एज इट इज है। अब देखो होगा क्या एक्चुअल में, अब मैं आपको इसका ओवरऑल समरी बताता हूं क्या है। आप डायरेक्टली देखकर कैसे बता सकते हैं कि ये लैटिस होगा या नहीं होगा, समझिए बात को। अगर किसी भी हैश डायग्राम में सिंगल टॉप और सिंगल बॉटम है, तो वो हैश डायग्राम 100% लैटिस होगा। आप इस डायग्राम को देखिए, इसके टॉप पर एक ही एलिमेंट है और बॉटम में भी एक ही एलिमेंट है, यानी कि सिंगल टॉप है और सिंगल बॉटम है, तो 100% ये लैटिस होगा। और प्रूफ कर चुके हैं हम कि ये लैटिस है। इसमें देखो जरा, सिंगल बॉटम है, सिंगल टॉप है, तो इसका मतलब ये भी 100% लैटिस है। तो जिस हैश डायग्राम में सिंगल टॉप और सिंगल बॉटम हो, वो 100% लैटिस होगा। अब आप अगला एग्जांपल देखो, इसमें सिंगल बॉटम तो था लेकिन सिंगल टॉप नहीं था। तो देखो, अगर इसमें सिंगल बॉटम था तो ये मीट सेमी लैटिस है। मीट क्यों है? क्योंकि एक्चुअल में ये लोअर बाउंड वाली ये लोअर बाउंड की टेबल है। किसकी टेबल है? लोअर बाउंड की। और लोअर बाउंड में इसमें सिंगल बॉटम है, तो जहां पर सिंगल बॉटम होगा वहां पर 100% वो मीट सेमी लैटिस होगा। लेकिन यहां पर सिंगल टॉप नहीं है, इसलिए ये जॉइंट सेमी लैटिस नहीं है। तो जहां पर सिंगल टॉप होगा वहां पर जॉइंट सेमी लैटिस होगा। बात समझ में आ रही? यानी कि टॉप से पता चलता है कि वो जॉइंट सेमी लैटिस है या नहीं है, और बॉटम से पता चलता है कि वो मीट सेमी लैटिस है या नहीं है। अगर सिंगल बॉटम है तो मीट सेमी लैटिस 100% होगा, सिंगल टॉप है तो जॉइंट सेमी लैटिस 100% होगा। आप इसमें देखो, इसमें सिंगल बॉटम है इसलिए मीट सेमी लैटिस है, लेकिन सिंगल टॉप नहीं है इसलिए जॉइंट सेमी लैटिस नहीं है। अब इसको आप अपने आप कर लेंगे, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें देखो, सिंगल टॉप है, इसका मतलब ये जॉइंट सेमी लैटिस तो होगा, लेकिन इसमें सिंगल बॉटम नहीं है, इसका मतलब ये मीट सेमी लैटिस नहीं होगा। आप टेबल बना करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको ध्यान दीजिए। चलिए इसको कर लेते हैं हम, है ना। देखो जरा, इसमें भी हमें क्या करना है, एक एलयूबी टेबल बनानी है, एलयूबी टेबल, और एक बनाएंगे हम जीएलबी टेबल। चलिए थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, क्योंकि एलयूबी टेबल। अब यहां पर जरा ध्यान देना, मैं एलयूबी टेबल बनाने जा रहा हूं। यहां पर एलिमेंट कितने हैं? 6 हैं। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, एलिमेंट हमारे पास यहां पर कितने हैं? 6। देखो, तो यहां पर हमें क्या करना है? ज्वाइन। तो ये आ गया ज्वाइन का सिंबल, ज्वाइन। अब यहां पर मैं एलिमेंट्स लिखने जा रहा हूं। देखो क्या क्या, कहां से शुरू? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6। इधर भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, चलिए अब एक ही टेबल यहां पर आ पाएगी, दूसरी टेबल आप अपने आप बना लेना। एक मैं बना देता हूं, देखो जरा, ध्यान दीजिए। देखिए, अच्छा देख के तो आपको पता चली गया होगा, इसमें सिंगल बॉटम है, सिंगल टॉप है, तो 100% ये लैटिस है, 100% ये लैटिस है। चलिए मैं यहां पर एलयूबी टेबल में, ज्वाइन की टेबल में यहां पर बना रहा हूं। ध्यान देखो, 1,1 का अपर बाउंड 1 ही होगा, तो यहां पर 1 आएगा। 1,2 का अपर बाउंड, 1,2 का अपर बाउंड 2 होगा। उसके बाद 1,3 का अपर बाउंड 3 होगा। 1,4 का अपर बाउंड, 1,4 का अपर बाउंड 4 होगा। 1,5 का अपर बाउंड 5 होगा, और 1,6 का अपर बाउंड 6 होगा। तो यहां पर तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं, 2,1 का अपर बाउंड 2 होगा। 2,2 का अपर बाउंड भी 2 होगा। 2, अब यहां पर जरा ध्यान देना, 2,3 का अपर बाउंड, 2,3 का अपर बाउंड। देखो 2,3, इससे ऊपर चलो, कहां पर ये दोनों ज्वाइन हो रहा है वहीं पर अपर बाउंड मिलेगा। तो 2,3 का यहां पर ज्वाइन नहीं हो रहा है, यहां ज्वाइन हो रहा है, तो 2,3 का अपर बाउंड है 6। 2,3 का अपर बाउंड 6। उसके बाद 2,4 का अपर बाउंड 4। अब हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है 2,5। अब 2,5 ध्यान दीजिए,
2,5 2,5 का हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है, यानी कि 2,5 का अपर बाउंड देखना है। तो देखो 2,5 का अपर बाउंड कहां होगा, दोनों कहां पर जाके ज्वाइन करेंगे, यहां पर, यानी कि 6। 2,5 का अपर बाउंड क्या आ गया, 6 आ गया। उसके बाद 2,6, 2 ये रहा 6 ये रहा, अपर बाउंड क्या होगा, 6 ही होगा, तो ये आ जाएगा 6। आगे चलते हैं। नाउ 3,1, देखो 3 ये रहा और 1 ये रहा, तो 3,1 का अपर बाउंड, तो 3,1 का अपर बाउंड 3 होगा। उसके बाद 3,2, देखिए 3,2 का अपर बाउंड, तो 3,2 का अपर बाउंड होगा 6। उसके बाद 3,3 का अपर बाउंड 3 होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 3,4, 3,4 दोनों का अपर बाउंड कहां पर जाएगा, 6 पर जाएगा। 3,5, 3,5 का अपर बाउंड 5 होगा। 3,6, 3,6 का अपर बाउंड 6 होगा। उसके बाद चलते हैं 4,1, 4 ये रहा 1 ये रहा, है ना, 4,1 का अपर बाउंड 4 होगा। 4,2, 4,2 का अपर बाउंड भी 4 होगा। 4,3, 4,3 का अपर बाउंड 6 होगा। उसके बाद 4,4, 4,4 का अपर बाउंड 4 ही होगा। 4,5, 4,5 का अपर बाउंड 6 होगा। एंड 4,6 का अपर बाउंड भी 6 होगा। आगे चलते हैं। नाउ 5,1, 5,1 इन दोनों का अपर बाउंड 5 होगा। उसके बाद 5,2, 5,2 का अपर बाउंड 6 होगा। 5,3, 5,3 का अपर बाउंड 5 होगा। नेक्स्ट है 5,4, 5,4 का अपर बाउंड 6 होगा। 5,5 का अपर बाउंड 5 ही होगा। और 5,6 का अपर बाउंड 6 होगा। देखिए वैसे एक्चुअल में लीस्ट अपर बाउंड होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, जब हम यहां पर 3,5 का अपर बाउंड लेते हैं तो 3,5 का अपर बाउंड 5 भी है और 6 भी है, लेकिन दोनों में लीस्ट कौन है, ये, तो इसलिए हम लीस्ट वाला लेते हैं। नाउ 6,1, 6,1 का अपर बाउंड 6 होगा। 6,2 का अपर बाउंड 6 होगा। 6,3 का अपर बाउंड भी 6 होगा। 6,4 का अपर बाउंड भी 6 होगा। और 6,5 का अपर बाउंड भी 6 होगा। और 6,6 का अपर बाउंड भी 6 ही होगा। तो आपने देखा यहां पर किसी भी पोजीशन पर कोई ब्लैंक एंट्री नहीं है, यानी कि सभी पोजीशन पर हमें कुछ ना कुछ मिला है। इसका मतलब यह है कि यहां पर जितने भी पेयर हैं सभी पेयर के लिए लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, यानी कि ज्वाइन एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये जो हमारे पास लैटिस है, ये जो लैटिस है ये ज्वाइन सेमी लैटिस है ना। अब इसका एक पार्ट और बचा है, एक पार्ट और बचा है, यानी कि आपको एक टेबल अभी और बनानी है। कौन सी, देखिए यहां पर एलयूबी टेबल बनाई थी, अब हम बनाएंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जीएलबी टेबल। तो जब आप जीएलबी टेबल बनाएंगे तो यहां पर भी आपको सारी एंट्री मिलेंगी। ये मैं नहीं बना रहा हूं, ये आप अपने आप बना लेंगे, है ना। बनाने का तरीका आपको समझ में आ गया। बस यहां पर आपने अपर बाउंड देखा, वहां पर आप लोअर बाउंड देखेंगे और पूरी टेबल बना देंगे, उसमें कोई भी आपको ब्लैंक एंट्री नहीं मिलेगी। तो जब ब्लैंक एंट्री नहीं मिलेगी तो आप कह सकते हैं हेंस द गिवन, देखिए यहां पर जो आपके पास, इसको लिखेंगे इस तरह से, इट रिप्रेजेंट अ लैटिस। इसका मतलब ये जो हैश डायग्राम है ये लैटिस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आपको ये वाला पार्ट भी अपने आप कर लेना है। जैसे इसको किया सेम उसी तरीके से उसको भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिस। अब यहां पर हम बात करेंगे लैटिस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की। देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिस, तो लेट एल कॉमा लेस देन इक्वल टू, मतलब ये हमारे पास एक पॉसेट है या कह सकते हैं एक लैटिस है। अब जरा ध्यान देना, अब यहां पर देखिए, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, लैटिस कह रहे हैं। अभी तक हम इसको क्या कहते थे, पॉसेट कहते थे। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर कोई पॉसेट लैटिस की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो फिर हम उसको लैटिस कहते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये लैटिस है। क्या ये लैटिस है, मतलब इसमें सिंगल टॉप है सिंगल ही बॉटम है। तो अगर हमारे पास कोई लैटिस है एल कॉमा लेस देन इक्वल टू, तो देन द फॉलोइंग रिजल्ट होल्ड। तो ये जो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखे हैं ये रिजल्ट क्या होंगे, ट्रू होंगे।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लैटिस की जो आप लोगों ने पहले भी मैथमेटिक्स में बहुत बार पढ़ रखी है ना। देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी है। पहला आइडेम्पोटेंट लॉ, ये हमने सेट में भी पढ़ा था और ये लॉ आप मैथमेटिक्स में बहुत बार अब तक पढ़ चुके हैं। देखिए क्या कहता है तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट एल, है ना। तो यहां पर एल क्या है, लैटिस को रिप्रेजेंट, एल है तो एक सेट ही, लेकिन अब ये सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लैटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई लैटिस भी तो एक सेट ही है, देखो ये लैटिस है, तो एक्चुअल में इसमें 1 2 3 4 5 6 जो एलिमेंट है ये सेट के ही एलिमेंट है। बात अलग है कि ये सेट के जो एलिमेंट है ये लैटिस बना रहे हैं, इसलिए हम इसको लैटिस बोल रहे हैं। है तो एक्चुअल में लैटिस भी क्या, एक सेट ही है। तो ध्यान दीजिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एल, है ना। देखिए अगर हम ए का ज्वाइन ए के साथ करेंगे तो ए आएगा। देखो अगर आप इन सभी प्रॉपर्टी को प्रूफ करना चाहें ना तो बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अभी हमने ये देखो, ये सबसे आसान एग्जांपल हमारा ये है ना, ए बी सी डी। मैं इस वाले पॉसेट को, इस वाले लैटिस को, देखो ये लैटिस है, हम प्रूफ कर चुके कि ये लैटिस है। मैं इसी को वहां पर ले लेता हूं ए बी सी डी, और इसी की हेल्प से आपको सारी प्रॉपर्टी समझा देता हूं कि सारी प्रॉपर्टी इसकी हेल्प से प्रूफ हो सकती है। देखो कैसे, तो यहां पर मैं पहले क्या ले लेता हूं, एक लैटिस बना लेता हूं, है ना। सिंपल सा लैटिस है, ये लीजिए एक लैटिस हमने बना लिया। ये हमारे पास क्या एक लैटिस है, ठीक। यहां पर ए बी सी और डी, हम इसको ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये जो लैटिस है, ये जो पॉसेट है ये लैटिस है, प्रूव कर चुके हैं हम इसको, ये लैटिस। अब जरा ध्यान देना, अगर ये लैटिस है तो ये सारी प्रॉपर्टी इसके लिए ट्रू होंगी, है ना, क्योंकि ये लैटिस की तो प्रॉपर्टी है। देखो पहली प्रॉपर्टी देखो, ए ज्वाइन ए, अब ये ज्वाइन है, ज्वाइन का मतलब क्या होता है, अपर बाउंड। तो देखिए ये ए ज्वाइन ए का मतलब है, ए ज्वाइन ए का मतलब है कि ए कॉमा ए का अपर बाउंड क्या है। तो आप मुझे ये बताइए कि ए कॉमा ए, आप इसको जरा ध्यान से समझिए, इसका मतलब क्या है, अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, है ना। तो अपर बाउंड इसका मतलब है, तो ए कॉमा ए का अपर बाउंड क्या है जरा देख के बताओ, ए कॉमा ए का अपर बाउंड, ए कॉमा ए का अपर बाउंड ए ही है, तो इसीलिए तो इसका आंसर ए आया है। देखो तो ए ज्वाइन ए क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ए कॉमा ए का अपर बाउंड ए ही होता है, इसलिए ए ज्वाइन ए भी ए ही होगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा प्रूफ है। यहां देखो ए मीट ए, सीधी सी बात है, ए कॉमा ए का लोअर बाउंड क्या होगा, ए ही होगा, तो अगेन आंसर ए आएगा। तो मेरे ख्याल से ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। कॉम्पिटेटिव लॉ, इसको भी प्रूफ कर देते हैं। देखो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एल, मतलब इसमें ए भी बिलोंग कर रहा है, देखो ए ये रहा बी ये रहा, है ना। ए कॉमा बी, जितने भी ए कॉमा बी इसको बिलोंग कर रहा है उनकी बात हो रही है, किसी को भी ले लो चाहे। देखो ए ज्वाइन बी, ए ज्वाइन बी का मतलब है ए और बी का अपर बाउंड। तो ए और बी का अपर बाउंड क्या है जरा देख के बताओ, ए और बी का अपर बाउंड है बी। चलो इधर चलते हैं, यहां पर है बी ज्वाइन ए, मतलब बी और ए का अपर बाउंड। देखो अब मैं ए और बी का अपर बाउंड बोलूंगा तब भी बी आएगा, मैं बी और ए का अपर बाउंड बोलूंगा तब भी बी ही आएगा। तो देखो दोनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ भी यहां पर क्या होता है, होल्ड होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो एसोसिएटिव लॉ, इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ, यहां पर 3 एलिमेंट आएंगे ए बी सी। देखो अगर आप इसकी लेफ्ट साइड को देखो तो जितना लेफ्ट आएगा उतना ही राइट भी आएगा। देखो कैसे, यहां पर देखो मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, यहां पर क्या ए ज्वाइन बी ज्वाइन सी, तो पहले ब्रैकेट वाला कैलकुलेट करेंगे, तो बी ज्वाइन सी कितना है जरा देखो, बी ज्वाइन सी यानी कि बी और सी का अपर बाउंड क्या आएगा, डी आएगा। तो यहां पर जरा ध्यान देना, बी ज्वाइन सी क्या आ रहा है, डी आ रहा है। अब हमें निकालना ए ज्वाइन बी ज्वाइन सी, बी ज्वाइन सी की जगह डी लिख सकता हूं, तो ये आ गया डी। अब ए ज्वाइन डी यानी कि ए और डी का अपर बाउंड क्या होगा, डी होगा। इसका मतलब लेफ्ट साइड का आंसर डी आ रहा है, इसका ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है, डी आ रहा है। ये वैसे आपको एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आएंगे नहीं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि किस तरह से प्रूफ किया जाता है, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए प्रूविंग का तो आपको उससे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि प्रूफ करते कैसे हैं। देखो इसकी राइट साइड देखो जरा, यहां पर है ए ज्वाइन बी, ए ज्वाइन बी का मतलब क्या है, ए और बी का अपर बाउंड, तो ए और बी का अपर बाउंड बी है, इसका मतलब मैं इसकी जगह बी लिख सकता हूं, तो बी इसकी जगह पर आ गया, बी ज्वाइन सी हो गया। अब बी ज्वाइन सी का मतलब है बी ज्वाइन सी, बी ज्वाइन सी का मतलब बी और सी का अपर बाउंड क्या होगा, डी होगा। तो देखो बी ज्वाइन सी का अपर बाउंड क्या होगा, डी होगा। इसका मतलब लेफ्ट साइड का आंसर भी डी है और राइट साइड का आंसर भी डी है, तो LHS इक्वल टू RHS, तो हमारा ये लॉ भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इसके हेल्प से
किसी भी लैटिस को ले लो, उस लैटिस की हेल्प से आप सभी प्रॉपर्टी को बहुत ही आसानी के साथ प्रूव कर सकते हैं। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर एब्जॉर्प्शन लॉ, इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम, एब्जॉर्प्शन लॉ का, है ना, इसको ध्यान से समझिए। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट एल या बिलोंग्स टू लैटिस। अब यहां पर देखो क्या दिया आपको, ए ज्वाइन ए मीट बी। अब यहां पर देखो है क्या एक्चुअल में, यहां पर ज्वाइन का सिंबल है या मीट का सिंबल है ना। तो अगर हम ए ज्वाइन ए मीट बी, ये जो पूरा का पूरा ओवरऑल वैल्यू देगा ये ए देगा। यानी कि अगर आप ध्यान दो, लेफ्ट साइड में ए बी था, लेकिन राइट साइड में ए आ रहा बी नहीं आ रहा, इसका मतलब बी यहां पर क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, बी यहां पर खत्म हो गया। इसीलिए इसका नाम एब्जॉर्प्शन लॉ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि ए ज्वाइन ए मीट बी, मतलब अगर आप पहले ए मीट बी निकालो फिर उसका ए के साथ ज्वाइन निकालो तो ए आएगा। देख ले, चेक कर लेते हैं। ए मीट बी, ए मीट बी, ये ए और मीट बी का मतलब है ए बी का लोअर बाउंड, तो ए और बी का लोअर बाउंड क्या है, ए, ठीक, ए और बी का लोअर बाउंड ए। अब हमें ए का ज्वाइन ए के साथ करना है, और ए का ज्वाइन ए के साथ क्या आता है, ए आता है। देखो इसीलिए ए आ रहा है। बात समझ में आ गई? तो मेरे ख्याल से आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि एब्जॉर्प्शन लॉ को कैसे यूज करना है ना। तो ये एब्जॉर्प्शन लॉ आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हम इसका आगे चल के यूज करेंगे, है ना। देखो यहां पर बहुत सिंपल है, अगर यहां पर ज्वाइन होगा तो यहां मीट होगा, और यहां मीट होगा तो यहां ज्वाइन होगा। लास्ट वाले में 2 में ब्रैकेट लगाना है, और देखो ए ज्वाइन ए मीट बी, ए ज्वाइन ए मीट ए ज्वाइन बी, आंसर दोनों से ए ही आएगा। यहां पर ए 2 बार आ रहा है, राइट में भी ए आएगा, जो 1 बार आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो ये था हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी किसकी, लैटिस की। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। अब समझिए जरा ध्यान है, यहां पर देखो एक्चुअली हमने यहां पर 4 लॉ पढ़े, और आप जानते हैं हमने सेट में भी पढ़ा था, मैथमेटिक्स में भी हम पढ़ते हैं, एक लॉ और होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसकी बात हम यहां पर नहीं की हमने, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक्चुअल में यहां पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्यों नहीं लिखा इसकी प्रॉपर्टीज में, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी तो इसकी प्रॉपर्टीज ही है। और भी हमने सेट में और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, जैसे वहां पर हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, हमने डी मॉर्गन्स लॉ भी यहां पर नहीं लिखा, लेकिन आगे चल के हम डी मॉर्गन लॉ की भी बात करेंगे। देखो यहां पर एक चीज आप अच्छे से समझिए, एक्चुअल में हम लैटिस पढ़ रहे हैं, लैटिस क्या है, लैटिस सेट ही तो है, यानी कि हमें लैटिस को भी सेट की तरीके से ही पढ़ना है। मतलब यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है या यहां पर जो क्वेश्चंस है उनकी वैरायटी कुछ वैसी है जैसे सेट में थी। तो इसलिए एक चीज आप अपने आप को समझा लीजिए कि लैटिस इज अ सेट। लैटिस क्या है, एक सेट ही है। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि एक्चुअल में सभी लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करते, यानी कि ऑल लैटिस कैन नॉट सेटिस्फाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेकिन ध्यान रखना यहां पर, सम लैटिस सेटिस्फाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो कुछ लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो जो लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं उन लैटिस को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी। वो लैटिस जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करेंगे, है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस कहलाएंगे, और जो नहीं करेंगे वो नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस कहलाएंगे। यहां पर जरा ध्यान से समझ लेते हैं। A lattice is called distributive lattice if A, B, C belong to set L. It satisfies the following properties. तो किसी भी लैटिस को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस कह सकते हैं अगर वो ये 2 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों प्रॉपर्टी एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। दोनों क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो A ज्वाइन B मीट C, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, A ज्वाइन B मीट C, और यहां पर है A मीट B ज्वाइन C। देखिए यहां पर आप एक चीज और ध्यान रखिए, जो ये ज्वाइन है ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे सेट में यूनियन करता है। कभी कभी ज्वाइन को यूनियन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और जो मीट है वो बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे सेट में इंटरसेक्शन होता है। इसलिए कभी कभी मीट के प्लेस पर आपको इंटरसेक्शन भी मिल जाएगा। कुछ किताबों में मीट के प्लेस पर मीट का जो सिंबल है वो इंटरसेक्शन ही बनाया जाता है। तो दोनों एक ही जैसे है, ज्यादा अंतर इनमें नहीं है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब हमने सेट में पढ़ा था तो वहां पर यहां यूनियन था, यहां इंटरसेक्शन था, यहां इंटरसेक्शन था, यहां यूनियन था, यहां पर क्या आ गया, ज्वाइन और मीट। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए तो ये दोनों हमारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो नीचे लिखा है, इफ द लैटिस डज नॉट सेटिस्फाई द अबव प्रॉपर्टीज देन इट इज कॉल्ड नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव
लैटिस, और अगर सेटिस्फाई करेगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस कहलाएगा। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बेस्ड एक थ्योरम है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सो दैट द गिवन लैटिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव, हमें ये लैटिस दे रखा है और हमें ये शो करना है कि ये लैटिस कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है। तो आइए समझते हैं इसको। तो यहां पर ये एक लैटिस है और हमें ये शो करना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्चुअल में ये दोनों प्रॉपर्टी को शो कराना पड़ेगा, है ना। तो गिवन लैटिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ध्यान दीजिए यहां पर, गिवन लैटिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव, गिवन लैटिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव इफ, गिवन लैटिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव इफ it satisfy the following properties, मतलब जो गिवन लैटिस है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव, गिवन लैटिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। देखिए क्या प्रॉपर्टी है, दोनों को लिख लेते हैं यहां पर। ये रही हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पहली प्रॉपर्टी, ए ज्वाइन बी मीट सी, देखो यही लिखा है ना, ए ज्वाइन बी मीट सी। अब इसको देखो ओपन कर देते हैं ना, ए ज्वाइन बी मीट सी, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए ज्वाइन बी। देखिए लिखने का तरीका समझिए, ये जो सिंबल बीच वाला है ए ज्वाइन बी, और फिर बीच में आएगा मीट का सिंबल, ये वाला सिंबल बीच में आता है, फिर ए ज्वाइन सी, ए ज्वाइन सी। मतलब ये प्रॉपर्टी अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है ना, दो प्रॉपर्टी है, पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लेंगे। देखो जरा ध्यान दीजिए, इस प्रॉपर्टी को मैं सेटिस्फाई करा रहा हूं, देखो कैसे। देखिए यहां पर लिखा है बी मीट सी, ध्यान देना जरा, बी मीट सी, बी मीट सी कहां पर है, ये रहा बी और ये रहा सी, यानी कि बी मीट सी का मतलब है बी और सी का लोअर बाउंड। तो बी और सी का लोअर बाउंड क्या है, ए, यानी कि इसके प्लेस पर मैं ए लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा ए ज्वाइन ए। आगे चलो उधर देखो, ए ज्वाइन बी, ए ज्वाइन बी, यानी कि ए और बी का अपर बाउंड, ए और बी का अपर बाउंड क्या है, ज्वाइन का मतलब अपर बाउंड, ए और बी का अपर बाउंड क्या है, बी। तो यहां पर मैं इसके प्लेस पर बी लिख सकता हूं, बीच में सिंबल आ गया मीट का। ए ज्वाइन सी, ए ज्वाइन सी ये रहा, यानी कि इन दोनों का अपर बाउंड क्या होगा, सी होगा, तो यहां पर आ गया बी मीट सी। अब जरा ध्यान दो, ए ज्वाइन ए मतलब ए कॉमा ए का अपर बाउंड, तो ए कॉमा ए का अपर बाउंड ए ही होगा, इज इक्वल टू बी मीट सी, बी मीट सी का मतलब है बी और सी का लोअर बाउंड, तो बी और सी आपस में तो रिलेटेड है नहीं, तो बी और सी का लोअर बाउंड इनके नीचे होगा, यानी कि बी और सी का लोअर बाउंड हो गया ए, तो ए इक्वल टू ए। तो मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। देखिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप थोड़ा सा इसको ऐसे भी कर सकते थे कि पहले एलएचएस लिखते और एलएचएस को ए कैलकुलेट करते, फिर आरएचएस को भी ए कैलकुलेट करते और उसके बाद लिख देते एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो पहली प्रॉपर्टी तो हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब मैं सेकंड प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करा देता हूं। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ए मीट बी ज्वाइन सी, ए मीट बी ज्वाइन सी इज इक्वल टू ए मीट बी ज्वाइन ए मीट सी, है ना, ए मीट सी। अब देखो, अब जरा यहां पर ध्यान देना, बी ज्वाइन सी, बी ज्वाइन सी यानी कि बी ज्वाइन सी का मतलब है बी और सी का अपर बाउंड, तो बी और सी का अपर बाउंड है डी, तो इसके प्लेस पर लिखेंगे डी, तो ए मीट डी इज इक्वल टू ए मीट बी, ए मीट बी का मतलब है ए बी का लोअर बाउंड, ए बी का लोअर बाउंड है ए, तो ये आ गया ए ज्वाइन बीच वाला सिंबल, ए मीट सी, ए मीट सी का मतलब है ए सी का लोअर बाउंड, ए सी का लोअर बाउंड ए होगा। तो लेफ्ट में देखो क्या है, ए मीट डी, ए मीट डी का मतलब है ए और डी का लोअर बाउंड, तो ए और डी का लोअर बाउंड क्या होगा, ए और डी में लोअर बाउंड क्या है ए, और ए ज्वाइन ए क्या होता है ए। अब देखो यहां भी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया, तो अब आप क्या कह सकते हैं, हेंस गिवन लैटिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो कहां लिखे, यहां लिख देता हूं, हेंस ध्यान दीजिएगा, हेंस गिवन लैटिस, hence given lattice is distributive,
गिवन लैटिस कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो यहां से हमने प्रूफ कर दिया कि जो गिवन लैटिस है वो कैसा लैटिस है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो इस तरह से कोई भी आपको डायग्राम बना के दे दे, आप आसानी के साथ प्रूफ कर सकते हैं कि गिवन लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं है। बस आपको क्या ध्यान देना, इन पर ध्यान देना कि बी ज्वाइन बी मीट सी क्या है, ए ज्वाइन। तो यहां पर आप अच्छे समझ लिए, ज्वाइन का मतलब अपर बाउंड, मीट का मतलब लोअर बाउंड, बस दैट्स ऑल। इतना आप अगर समझ में आ जाएगा तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। सो दैट द गिवन लैटिस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो यहां पर हमें यह प्रूफ करना है कि जो लैटिस आपको दे रखा है ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। चलिए अब देखो यहां पर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है ये प्रूफ करना है। यहां पर आप देखो कि टोटल 5 एलिमेंट्स है। अब 5 में से हमें 3 को सेलेक्ट करना है। तो जैसे हमने यहां पर हमारे पास 4 एलिमेंट्स थे ए बी सी डी, और हमने क्या करा, ए बी सी को ले लिया, डी को हमने नहीं लिया, क्योंकि आपको केवल 3 ही लेने होते हैं, चाहे आपको कितने भी गिवन हो। हाँ, यहां पर एक चॉइस आपके पास है कि यहां पर जब आप 3 एलिमेंट्स को लेंगे तो आप एबीसी भी ले सकते हैं, आप बीसीडी भी ले सकते हैं, आप एबीडी भी ले सकते हैं, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। बात समझ में आ रही? यहां पर हमने एक कॉम्बिनेशन को लिया और प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया, है ना। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमें यहां पर सारे कॉम्बिनेशन लेकर के प्रूव करना चाहिए, लेकिन अगर हम सारे कॉम्बिनेशन लेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए जब आपको एग्जाम में पूछा जाए कि प्रूव करिए डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो आप एक ही कॉम्बिनेशन से इसको प्रूव कर देंगे। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या आएगी, यहां पर आपको प्रूव करना है कि यह डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। अब यहां पर आपने मान लो पहला कॉम्बिनेशन एबीसी ले लिया, क्या ले लिया, एबीसी। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि अगर आपने एबीसी ले लिया और उसके लिए प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, तो अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, क्योंकि आपको तो ये प्रूव करना है कि ये नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। तो देखिए ऐसा हो सकता है कि जो आप कॉम्बिनेशन लें, जो आपने पहला कॉम्बिनेशन लिया वहां से प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए। अगर ऐसा होता है तो आपको फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन को क्या करना है, ट्राई करना है। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर अगर मैं एबीसी का कॉम्बिनेशन लेता हूं, है ना, देखिए अब मुझे मालूम है कि अगर मैं एबीसी का कॉम्बिनेशन लूंगा तो यहां पर मेरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसलिए मैं यहां पर एबीसी का कॉम्बिनेशन नहीं ले रहा हूं। लेकिन अब यहां पर स्टूडेंट्स को दिमाग में आएगा, सर हमें कैसे पता चलेगा कि एबीसी के कॉम्बिनेशन पर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, आप एबीसी कॉम्बिनेशन लीजिए, बहुत छोटे छोटे से प्रूफ है ना, तो आपको 3 से 4 लाइन में पता चल जाएगा कि दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आप नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। बात समझ में आ रही? तो आप जब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन को ट्राई करेंगे तो 1 या 2 के बाद आपको पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो चलिए मैं यहां पर 3 एलिमेंट ले रहा हूं बीसीडी। बीसीडी के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होंगी, 4 बी सी डी। एबीसी के लिए सेटिस्फाई हो जाएंगे, आप एबीसी को ट्राई करिए, सेटिस्फाई हो जाएंगे, फिर दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करिए। चलिए तो यहां पर हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, अब जरा पहली प्रॉपर्टी पे देखते हैं, ए ज्वाइन बी मीट सी। ए ज्वाइन, देखिए प्रॉपर्टी है ए ज्वाइन बी मीट सी, ये प्रॉपर्टी है। इसको ओपन करेंगे कितना आएगा, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें लगेगा, तो ए ज्वाइन बी फिर मीट और ए ज्वाइन सी, ये आ जाएगा। लेकिन देखिए हमने एलिमेंट क्या लिया, बीसीडी। तो देखो जब आप बीसीडी के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखेंगे तो पहले आप एबीसी के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जहां पर ए है वहां पर बी लिख दीजिए, जहां पर बी है वहां पर सी आ जाएगा, और जहां पर सी है वहां पर डी आ जाएगा। तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी बीसीडी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगी। देखिए कैसे, अब यहां पर ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी बनेगी वो क्या बनेगी, देखो ए की जगह क्या लिखूंगा, बी, तो बी ज्वाइन, और बी की जगह लिखेंगे सी, सी मीट, और सी की जगह लिखेंगे डी, इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, ए ज्वाइन बी, यानी कि बी ज्वाइन सी, बी ज्वाइन सी, ए ज्वाइन बी की जगह आ जाएगा बी ज्वाइन सी मीट। अब यहां पर है ए ज्वाइन सी, ए ज्वाइन सी यानी कि बी ज्वाइन डी हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमने क्या करा, अपनी प्रॉपर्टी को बीसीडी के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अब आगे देखिए, अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और अगर LHS इक्वल टू RHS आ जाता है तो मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव की जो हमारी प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर नहीं आता है
तो हम कह देंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं है। अब जरा यहां पर ध्यान देना, देखो अब सबसे पहले इस वाले पार्ट को देखो जरा, ये वाला पार्ट क्या है, सी मीट डी, सी और डी का मीट निकालना है, यानी कि सी डी का लोअर बाउंड। तो सी और डी का लोअर बाउंड है ई, तो बी ज्वाइन ई, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, इक्वल टू। अब हमें बी ज्वाइन सी को देखना है, क्या है, बी ज्वाइन सी, यानी कि इन दोनों का अपर बाउंड ए, मीट बी ज्वाइन डी, बी ये रहा, डी ये रहा, दोनों का ज्वाइन मतलब इन दोनों का अपर बाउंड ए आएगा, क्या आएगा, ए। चलिए अब यहां पर जरा देखते हैं, नाउ बी ज्वाइन ई, बी और ई का ज्वाइन है, यानी कि दोनों का अपर बाउंड बी होगा, तो यहां पर बी आ गया। ए मीट ए, यानी कि ए कॉमा ए का लोअर बाउंड, ए कॉमा ए का लोअर बाउंड ए ही रहेगा। देखो एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल नहीं है, बात समझ में आ रही, इसका मतलब एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस। तो अगर एलएचएस आरएचएस के इक्वल नहीं है तो आप कह सकते हैं हेंस गिवन लैटिस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव, हेंस गिवन लैटिस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये जो लैटिस है ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि गिवन लैटिस वो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। अब चलते हैं आगे और नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर कुछ थ्योरम है, तो थ्योरम का प्रूफ मैंने पहले से ही कर रखा है, आपको बस मैं यहां पर समझा देता हूं, थोड़ा समय कम लगेगा, नहीं तो लेक्चर ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये सारी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, इसलिए इनको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैं बस एक बार आपको समझा देता हूं। थ्योरम के प्रूफ के लिए आपको सारे लॉ आने चाहिए, है ना, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, सारे लॉ आपको पता होने चाहिए। अब देखिए पहली थ्योरम हमारे यहां पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, लेट एबीसी, एबीसी 3 एलिमेंट है जो कि लैटिस एल को बिलोंग करते हैं। एल क्या है, लैटिस है, या कह सकते हैं एल एक सेट है ना, वेयर एल कॉमा लेस देन इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास एक, इसको लैटिस ही है या पॉसेट है, इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। मतलब कहने का ये कि यहां पर जो आपको लैटिस दे रखा है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है। देखिए कोई भी लैटिस अगर डिस्ट्रीब्यूटिव है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उस लैटिस के जो एलिमेंट होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, है ना। अब आगे देखो, देन अब यहां पर देखिए कुछ और कंडीशन आपको गिवन है, आपको ए ज्वाइन बी इक्वल टू ए ज्वाइन सी दे रखा है, एंड ए मीट बी इक्वल टू ए मीट सी दे रखा है, और दिस इंप्लाइज दैट बी इक्वल टू सी, और आपको प्रूव करना है कि बी इक्वल टू सी है। देखो यहां पर ध्यान से समझो इस थ्योरम का मतलब, ये तो आपको गिवन है और दिस इंप्लाइज दैट बी इक्वल टू सी, मतलब आपको बी इक्वल टू सी प्रूव करना है। मतलब अगर आपको ये गिवन है तो आपको बी इक्वल टू सी क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहां पर सबसे पहले देखो मैंने इधर लिखा गिवन क्या क्या है, तो आपको गिवन एक लैटिस है, कैसा लैटिस है, इज डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। तो जो आपको लैटिस गिवन है ये कैसा लैटिस है, डिस्ट्रीब्यूटिव है ना। और क्या गिवन है आपको, वेयर ए ज्वाइन बी इक्वल टू ए ज्वाइन सी, ये भी आपको गिवन है, ए मीट बी इक्वल टू ए मीट सी, ये भी आपको गिवन है। प्रूफ क्या करना है, बी इक्वल टू सी प्रूफ करना है ना, टू प्रूव बी इक्वल टू सी। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे, बहुत आसान प्रूफ है, बस आपको लॉ के बारे में पता होना चाहिए। और एक और चीज, यहां पर जितने भी थ्योरम के प्रूफ हैं आप वहां पर जो भी लॉ अप्लाई करेंगे उस लॉ को स्टेटमेंट के आगे लिखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो, यहां पर हमें प्रूव करना है बी इक्वल टू सी, तो इसको क्वेश्चन को जब हमने प्रूफ को स्टार्ट करेंगे तो इसको बी से स्टार्ट करेंगे और बी को सी के इक्वल लेकर के आएंगे। कैसे लाएंगे, अब इस पर जरा ध्यान दीजिए, है ना। देखिए ये प्रूफ आप तभी कर पाएंगे जब आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें लॉ का यूज होना है और लॉ को यूज करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ध्यान दीजिए, तो बहुत ज्यादा थ्योरम नहीं है, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है उनको आप बार बार रिवाइज करें। तो हम इसको बी से स्टार्ट करेंगे। देखिए बी इक्वल टू बी ज्वाइन बी मीट ए, ये कैसे लिखा, एक्चुअल में ये एब्जॉर्प्शन लॉ है। कौन सा लॉ है, एब्जॉर्प्शन लॉ, हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन लॉ। देखो ये रहा एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या होता है कि इसमें एक एलिमेंट एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे यहां देखो ए ज्वाइन ए मीट बी, तो यहां से बी एब्जॉर्ब हो गया, केवल ए बचा, यानी कि आप ए के प्लेस पर इसको लिख सकते हो। तो सिमिलरली अगर मैं ए की जगह बी कर दूं तो मैं बी के प्लेस पर भी तो ये लिख सकता हूं। तो वही वहां पर किया है, एक्चुअल में वहां पर हमने क्या किया, एब्जॉर्प्शन लॉ का यूज किया, है ना। तो यहां पर एब्जॉर्प्शन लॉ का यूज किया, बी ज्वाइन बी
मीट ए। तो देखो ये जो राइट हैंड साइड है, इस राइट हैंड साइड की जगह पर आप बी लिख सकते हैं, तो बी की जगह पर इसको लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बिना प्रैक्टिस के आपको करने में दिक्कत आएगी। अब देखो आगे, नाउ बी ज्वाइन, अब यहां पर देखिए ये बी मीट ए था, हमने इसको ए मीट बी लिख दिया, तो इसका मतलब हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया, यहां पर अप्लाई किया हमने कम्यूटेटिव लॉ। देखो यहां पर अप्लाई किया हमने एब्जॉर्प्शन लॉ, सामने लिख दिया। यहां पर बी मीट ए था, हमने इसको ए मीट बी लिखा, तो हमने अप्लाई किया कम्यूटेटिव लॉ। नाउ अब जरा ध्यान देना, ऐसा हमने किया क्यों भाई, बी मीट ए को हमने ए मीट बी क्यों किया, क्योंकि हमें ए मीट बी की वैल्यू गिवन है, तो हम इसकी जगह ये पुट कर देंगे, इसलिए हमने वहां पहले कम्यूटेटिव लॉ लगाया। तो ए मीट बी की जगह हमने लिखा ए मीट सी, ठीक है ना। चलिए यहां तक अब हम पहुंच गए। अब यहां पर लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देखो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, देखो ये जो कंडीशन थी कि ए मीट बी इक्वल टू ए मीट सी, ये हमें गिवन है, इसलिए मैंने उसके आगे गिवन लिख दिया, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, बी ज्वाइन, अब देखो बी ज्वाइन ए आ जाएगा, फिर बीच में मीट आएगा, फिर बी ज्वाइन सी आ जाएगा। ये कौन सा लॉ लगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा, क्लियर है। अब देखो यहां पर ये बी ज्वाइन ए है, इसको ए ज्वाइन बी लिखो। ए ज्वाइन बी क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें ए ज्वाइन बी की वैल्यू गिवन है, इसलिए हमने इसको बी ज्वाइन ए को ए ज्वाइन बी में कन्वर्ट कर दिया बाय कम्यूटेटिव लॉ, और इधर सी ज्वाइन बी कर दिया। अब ए ज्वाइन बी की जगह क्या रखेंगे, ए ज्वाइन बी की जगह रखेंगे ए ज्वाइन सी, तो ए ज्वाइन बी की जगह रख दिया ए ज्वाइन सी, और यहां पर सी ज्वाइन बी ही रहा। बोलो बात समझ में आ गई। अब यहां पर अगेन हमने कम्यूटेटिव लॉ लगाया। अब देखो कम्यूटेटिव लॉ क्यों लगाया, क्योंकि आप अगर यहां पर देखो तो सी 2 बार आ रहा है, सी क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है। अगर इस सी को हम स्टार्टिंग में ले आए तो एक्चुअल में यहां पर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन जाएगा फिर से। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रिवर्स ऑर्डर में लगाएंगे। देखो यहां पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन रहा है। अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लगा सकते हैं क्योंकि लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव है। देखो अगर हम सी को पहले और ए को बाद में लग दें तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन चुका आपका, है ना, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की राइट हैंड साइड बन चुकी है। आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लगानी है, लिखनी है। तो यहां पर हमने कम्यूटेटिव लॉ लगाया और इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के ये बन जाएगा सी ज्वाइन ए मीट बी। आप इसको देखो ओपन करोगे तो पिछला वाला स्टेप ही आ जाएगा। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, ये जो ए मीट बी है शायद इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है। देखो ए मीट बी की वैल्यू गिवन है ए मीट सी, तो हमने ए मीट बी की जगह ए मीट सी लिख दिया जो कि हमें गिवन था, ठीक। अब यहां पर देखो ये ए मीट सी था, अगर ये सी सी आपस में पास पास में आ जाए तो अगेन हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ बन जाएगा, तो इसलिए हमने सी मीट ए कर दिया बाय कम्यूटेटिव लॉ से। अब यहां पर देखो सी और सी पास पास में आ गया, ए एक बार है, तो यहां से ए क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा और बचेगा सी। अब यहां पर जरा ध्यान दो, हमने स्टार्ट किया था बी से और पहुंच गए कहां, सी पर, इसका मतलब बी इक्वल टू सी, हेंस प्रूफ। इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट लैटिस है हमारे पास बाउंडेड लैटिस। देखो बहुत आसान है बाउंडेड लैटिस। बाउंडेड लैटिस मतलब ऐसी लैटिस जिसमें लोअर बाउंड भी होगा और अपर बाउंड भी होगा, यानी कि आप सीधे सीधे अगर मैं बात करूं, ऐसा लैटिस जिसमें सिंगल टॉप हो और सिंगल ही बॉटम हो, सिंगल टॉप हो और सिंगल बॉटम हो। अब यहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा स्टूडेंट्स को। कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, हमने जब लैटिस पढ़ा था स्टार्टिंग में तो वहां पर हमने कहा था कि किसी भी हैश डायग्राम को या किसी भी पॉसेट को हम लैटिस कह सकते हैं अगर उसमें सिंगल टॉप हो और सिंगल ही बॉटम हो। बात समझ में आ गई। और यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि हम किसी भी लैटिस को बाउंडेड लैटिस कह सकते हैं अगर उसमें सिंगल टॉप हो और सिंगल ही क्या हो, बॉटम हो। तो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अब मेरी बात को समझिए ऐसा क्यों। देखिए एक्चुअल में क्या है, बाउंडेड लैटिस है ना, ए लैटिस इज कॉल्ड बाउंडेड लैटिस इफ इट हैज ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड लीस्ट एलिमेंट। ग्रेटेस्ट एलिमेंट का मतलब है जो वहां पर टॉप पे जो एलिमेंट होगा उसको हम क्या कह रहे हैं, ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1। ऐसा नहीं है कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट हर जगह 1 होगा, जो भी उसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा उसको हम मानेंगे कि वो 1 है, एक्चुअल में 1 नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू होगी, लेकिन हम उसको स्टैंडर्ड नोटेशन उसके लिए यूज करते हैं 1। और जो लीस्ट एलिमेंट होगा जो बॉटम में होगा उसके लिए हम यूज करते हैं 0। तो बाउंडेड लैटिस एक ऐसा लैटिस है जिसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी होगा और लीस्ट एलिमेंट भी होगा। इसको आप ऐसे समझिए, एक ऐसा लैटिस जिसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी है
और लीस्ट एलिमेंट भी है, उसको हम कहते हैं बाउंडेड लैटिस। अब यहां पर आपको जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन आपका यहां से क्लियर हो जाएगा। देखिए एक्चुअल में अगर लैटिस दो टाइप के हो सकते हैं, बाउंडेड और इनफाइनाइट। बाउंडेड और इनफाइनाइट दो टाइप के लैटिस अगर हम बात करें, बाउंडेड और इनफाइनाइट। देखिए जैसे मैं यहां पर ये लैटिस ले लेता हूं 0, यहां पर 1 2 3 और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, -1 -2 -3 और इधर ये माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब अगर आप ध्यान दो तो ये इट इज अ लैटिस, ये लैटिस की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये एक लैटिस है, लेकिन ये कैसा लैटिस है? ये इनफाइनाइट लैटिस है, इनफाइनाइट लैटिस। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आप इसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहां से फाइंड करेंगे? इनफाइनाइट वो होगा, इनफाइनाइट कोई मतलब फाइनाइट, देखिए इनफाइनाइट को आप कोई वैल्यू नहीं मान सकते, बात समझ में आ रही है ना? तो यानी कि आप इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते, ना ही आप इसका लीस्ट एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ना तो इसमें ग्रेटेस्ट है ना ही इसमें लीस्ट है, तो इसका मतलब ये बाउंडेड लैटिस नहीं है। कैसी लैटिस है ये? इनफाइनाइट लैटिस है। बोलो बात समझ में आ गई? मतलब यहां से कहने का मतलब मेरे ये है, जितने भी फाइनाइट लैटिस होते हैं वो सब बाउंडेड लैटिस। बात समझ में आ गई? अब देखो जो पहले हमने बात की थी कि जहां पर सिंगल टॉप और सिंगल बॉटम होगा वो लैटिस होगा, वो बिल्कुल करेक्ट है। आप इसमें देखो, इसमें भी तो सिंगल टॉप होगा, लेकिन वो टॉप क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन होगा तो सिंगल, सिंगल ही बॉटम भी होगा, बॉटम पता नहीं लेकिन होगा तो सिंगल, तो इसलिए ये लैटिस है। लेकिन ये इनफाइनाइट लैटिस है, ये बाउंडेड लैटिस नहीं है। बात समझ में आ रही? जो फाइनाइट, जितनी भी फाइनाइट लैटिस है वो सब बाउंडेड लैटिस होती है। तो मेरे ख्याल से अब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा ना। प्रॉपर्टीज ऑफ बाउंडेड लैटिस। अब बाउंडेड लैटिस की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एक और चीज देखिए, ये जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है 1, इसको हम यूनिवर्सल एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? यूनिवर्सल। और जो लीस्ट वाला है, जो लीस्ट वाला एलिमेंट है, इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक तरह का, जैसे देखो सेट में हम पढ़ते थे ना, यूनिवर्सल सेट और नल सेट। तो एक्चुअल में यहां पर जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है जिसको हम 1 कह रहे हैं, ये यूनिवर्सल सेट का काम करता है, और जिसको हम 0 लीस्ट एलिमेंट कह रहे हैं, ये एक्चुअल में नल सेट का काम करता है। ठीक है, अब देखो यहां पर जरा, अगर आप ग्रेटेस्ट एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट और लीस्ट एलिमेंट को नल सेट के से कंपेयर करके समझेंगे तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखो कैसे ना, प्रॉपर्टीज ऑफ बाउंडेड लैटिस। अब यहां पर मैं बाउंडेड लैटिस की कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। इफ ये हमारे पास एक बाउंडेड लैटिस है, देन फॉर एनी एलिमेंट ए, तो अगर हमारे पास कोई बाउंडेड लैटिस है और उस बाउंडेड लैटिस में कोई एलिमेंट है ए, कौन सा एलिमेंट है? ए। तो देखो ये ए एलिमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी, ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, जरा ध्यान दीजिए। ए का अगर हम 1 के साथ ज्वाइन करते हैं तो 1 आता है। देखो अब मैं पहले आपको सेट की कुछ प्रॉपर्टी बताता हूं। किसकी प्रॉपर्टी? सेट की प्रॉपर्टी देखिए जरा। सेट में हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी भी एलिमेंट का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ कर दे तो यूनिवर्सल सेट आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम किसी भी एलिमेंट का इंटरसेक्शन कर दे यूनिवर्सल सेट के साथ तो सेट ए आता है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था अगर हम किसी भी सेट का यूनियन कर दे नल सेट के साथ तो ए आएगा, और अगर किसी भी सेट का इंटरसेक्शन कर दे नल सेट के साथ तो नल सेट ही आएगा। ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने सेट के अंदर। अब यहां पर मेरी बात को समझिए, देखिए जो 1 है वो यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है, और जो 0 है, क्या है? 0, ये नल सेट का काम कर रहा है। आप इसको जरा इस तरह से समझिए। अब देखो अगर आप किसी भी एलिमेंट का ज्वाइन करेंगे 1 के साथ, अब एक बात समझिए, यहां पर 1 क्या ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, इसका ज्वाइन हम किसके साथ कर रहे हैं? ए। तो सीधी सी बात है जो ए होगा वो 1 के नीचे ही होगा, क्योंकि 1 तो सबसे ऊपर है ना, ग्रेटेस्ट है। तो अब एक बात बताइए, 1 ए नीचे है, ए कहां है? नीचे, 1 ऊपर है। तो अगर आप इन दोनों का ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइन का मतलब है कि इन दोनों का अपर बाउंड, तो इन दोनों का अपर बाउंड क्या होगा? 1। तो देखो 1 ही आंसर आ रहा है। अगर आप इन दोनों का मीट करेंगे, मीट करने का मतलब है इन दोनों का लोअर बाउंड, तो इन दोनों का लोअर बाउंड ए है, तो देखो ए आ रहा है। बात समझ में आ गई? अब हम ए का ज्वाइन कर रहे हैं 0 के साथ, 0 तो सबसे नीचे होता है, इसका मतलब 0 नीचे होगा और ए कहां होगा? ऊपर होगा। तो अगर आप 0 और ए का ज्वाइन करेंगे तो इसका मतलब अपर बाउंड, तो 0 और ए का अपर बाउंड क्या आएगा? ए आएगा। और अगर आप इसका मीट करेंगे तो लोअर बाउंड, लोअर बाउंड क्या आएगा? 0 आएगा। तो एक तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसको। दूसरा तरीका याद रखने का इसको ये है
कि देखो जो ज्वाइन होता है वो यूनियन का काम करता है और जो मीट होता है वो इंटरसेक्शन का काम करता है। तो यहां पर देखो ये यूनिवर्सल सेट है, सॉरी ये सेट ए है और ये यूनिवर्सल सेट है, दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, यू आएगा। मतलब अब यहां पर दोनों का ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि यू का काम यहां पर कौन कर रहा है, 1 कर रहा है। तो अगर आप इनको कंपेयर करेंगे तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल देखने में एक ही जैसी है। तो मैंने आपको, आप इनसे कंपेयर करके भी याद कर सकते हैं, या मैंने दूसरा तरीका आपको बता दिया इनको याद करने का। 1 सबसे ऊपर होगा तो 1 के साथ अगर आप किसी का भी ज्वाइन करोगे तो 1 ही आएगा। 1 का अगर आप किसी के साथ भी मीट करोगे तो जिसके साथ करोगे वही आ जाएगा। अगर आप 0 के साथ किसी का ज्वाइन करोगे तो वही आएगा, और अगर आप 0 के साथ किसी का मीट करोगे तो 0 ही आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी, बाउंडेड लैटिस की। अब हम चलते हैं आगे। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एलिमेंट इन ए लैटिस, जैसे हमने सेट में पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट, देखो हम सेट में कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, है ना। तो अगर मैं किसी सेट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन कर देता हूं तो यूनिवर्सल सेट आ जाता है, आता है कि नहीं। और अगर हम किसी सेट का इंटरसेक्शन कर दें उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो नल सेट आता है, ऐसा हमने पढ़ा था सेट में। अब यहां पर भी हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ने जा रहे हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा यहां कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एलिमेंट इन ए लैटिस, देखो लेट, ये हमारे पास एक बाउंडेड लैटिस है। कैसा लैटिस है, बाउंडेड। ध्यान देना यहां बाउंडेड लैटिस की बात हो रही है। बाउंडेड लैटिस हम अभी पढ़ चुके हैं, दिस इज द बाउंडेड लैटिस। तो अगर हमारे पास कोई बाउंडेड लैटिस है जिसका लीस्ट एलिमेंट है 0 और ग्रेटेस्ट एलिमेंट है 1, तो इसका मतलब यहां पर लैटिस कैसा है, बाउंडेड है, क्योंकि बाउंडेड लैटिस में ही लीस्ट एलिमेंट 0 और ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। देन ए कॉम्प्लीमेंट, अब देखो ये ए डैश का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू एल इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो एक्चुअल में ए डैश को ए का कॉम्प्लीमेंट कब कह सकते हैं, ये यहां पर डिफाइन किया गया है। तो देखिए ए को ए का कॉम्प्लीमेंट हम कह सकते हैं अगर ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का ज्वाइन 1 आता है। तो मतलब कहने का क्या है कि किसी भी लैटिस के अंदर ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा ए डैश, है ना, तो अगर आपको किसी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, किसी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आपको क्या करना हो, जैसे आपको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आप इस ए का ज्वाइन करके देखिए किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बी के साथ ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन करने पे आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बी है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी है। तो यहां पर उसी चीज को बताया गया है कि अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट का जो ज्वाइन होता है वो 1 आता है और ए और ए कॉम्प्लीमेंट का जो मीट होता है वो 0 आता है। तो इससे आप आसानी के साथ चेक कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट को। बात समझ में आ गई। अभी मैं एक एग्जांपल कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी एलिमेंट हैज ए कॉम्प्लीमेंट, ये कोई जरूरी नहीं है कि लैटिस के अंदर जितने भी एलिमेंट है सभी का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करे, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एन एलिमेंट हैव मोर देन 1 कॉम्प्लीमेंट, एक एलिमेंट के एक से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखो, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, जैसे सेट में होता है। देखो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, ध्यान दीजिएगा ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है नल सेट। सिमिलरली अगर आप यहां पर 1 क्या है, यूनिवर्सल सेट, अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो नल सेट आएगा, जैसे वहां है, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 आएगा, और अगर आप 0 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 आएगा। मतलब यहां पर ऐसे लिख देता हूं, 5 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा। तो यहां पर 0 का कॉम्प्लीमेंट करने पे क्या आता है, 1 आता है। आगे देखिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये देखिए ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट की क्या प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट, आगे के टॉपिक में यूज करेंगे इसका। देखिए आगे, नाउ कॉम्प्लीमेंटेड मैट्रिक्स, कॉम्प्लीमेंटेड मैट्रिक्स सॉरी कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, अब इसको डिफाइन करते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस क्या होता है, ए लैटिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस इफ इट इज बाउंडेड। देखिए कोई भी लैटिस कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस तब होगा अगर वो बाउंडेड है, और दूसरा एवरी एलिमेंट हैज अ कॉम्प्लीमेंट। अभी हम बात कर रहे थे कि सभी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है ना, तो ऐसा लैटिस जिसमें सभी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट नहीं है वो कभी भी कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस नहीं हो सकता। कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस होने के लिए पहले उसको बाउंडेड होना पड़ेगा और उसके बाद उसके सारे एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी उस
लैटिस को हम क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस कह सकते हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसके ऊपर बेस एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां पर हमारे पास एक सेट दे रखा है जिसके अंदर 1 2 3 5 30 कुछ एलिमेंट्स हैं, है ना, मतलब ये लैटिस है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। और यहां पर a लेस देन इक्वल टू b इफ एंड ओनली इफ a डिवाइडेड b देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2। देखिए यहां पर एक्चुअल में इतना जो ये पार्ट है ये हमें पहले से इन्होंने ड्रॉ करके दे रखा, बस ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बाकी इसका कोई यूज इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। देखिए आगे देखिए, अब हमें यहां पर एक्चुअल में करना क्या है, देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2। हमें इस 2 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। हमें क्या करना है, इस 2 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है इस हैश डायग्राम से। ये हैश डायग्राम आपको दे रखा है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसेट। अब देखो जरा 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखो, हमें 2 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या हो सकता है 2 का कॉम्प्लीमेंट, क्या हो सकता है, चेक करके देखते हैं। एक काम करते हैं, हम 2 का ज्वाइन करते हैं 3 के साथ। 2 का ज्वाइन करते हैं 3 के साथ। तो अगर मैं 2 का ज्वाइन 3 के साथ करूं तो 2 का ज्वाइन 3 के साथ करने का मतलब है कि मुझे 2 3 का अपर बाउंड मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 3 का अपर बाउंड। तो 2 का ज्वाइन अगर मैं 3 के साथ करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 30 मिलता है। और 30 क्या है, 30 तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। देखो यहां पर जरा ध्यान से देखो, अगर आप किसी एलिमेंट का ज्वाइन करते हैं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ और आपको अगर 1 मिल जाता है, 1 का मतलब है ग्रेटेस्ट एलिमेंट, और यहां पर ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है, 30, तो एक्चुअल में यहां 31 का काम कर रहा है। तो अगर आप 2 का ज्वाइन मैंने 3 के साथ करा, और अगर 2 का ज्वाइन 3 के साथ करने पर आपको ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिल जाता है ना, एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरा, आपको इसका मीट भी करना है। अब यहां पर देखिए, ये तो मैंने ज्वाइन किया और इसके साथ साथ 2 मीट 3 भी कर देते हैं, यानी कि 2 मीट 3 का मतलब है 2 3 का लोअर बाउंड। तो इन दोनों का लोअर बाउंड क्या है, 1 है। दोनों का लोअर बाउंड क्या है, 1 है। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, देखिए 2 का जब मैंने 3 के साथ ज्वाइन करा तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट आया, है ना। 2 का जब मैंने 3 के साथ मीट करा तो लीस्ट एलिमेंट आया, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। देखो ग्रेटेस्ट और लीस्ट, इसका मतलब ये हुआ 3 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2। 3 क्या है, 2 का कॉम्प्लीमेंट है। बात समझ में आ रही है ना। तो यहां पर 3 किसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, 2 का। चलिए आगे देखो, सेकंड और चेक करते हैं, एक पेयर और चेक करते हैं। देखो अब मैं अगर इस 2 का कॉम्प्लीमेंट, 2 का ज्वाइन ले लूं 5 के साथ में, देखिए 2 का ज्वाइन जब 5 के साथ में लेंगे तो फिर आपको 30 मिलेगा। और अगर मैं 2 का मीट ले लूं 5 के साथ में तो मुझे 1 मिलेगा। देखिए यहां पर 1 लीस्ट एलिमेंट है, 0 का काम कर रहा है और ये 1 का काम कर रहा है। तो यहां पर आपने देखा कि इसका मतलब 2 भी 3, देखिए 3 भी 2 का कॉम्प्लीमेंट है और 5 भी 2 का कॉम्प्लीमेंट है। तो हम यहां से कह सकते हैं हेंस 2 and 5 are the complement of 2. Hence 2 and 5 are the complement of 2. ये दोनों 2 के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है ना। तो यानी कि यहां पर 2 नहीं 3 था ना, 3 and 5, 3 and 5 are the complement of 2। यानी कि यहां पर आप कह सकते हैं कि 2 का कॉम्प्लीमेंट 3 भी है और 2 का कॉम्प्लीमेंट 5। तो मेरे ख्याल से यहां से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आप किसी भी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं, बस आपको क्या करना है, इस डेफिनेशन का यूज करना है ना। डेफिनेशन क्या कह रही है कि अगर आप किसी एलिमेंट का ज्वाइन करें किसी एलिमेंट के साथ और ज्वाइन करने पर 1 आ जाए, यानी कि ग्रेटेस्ट वाला एलिमेंट आ जाए, टॉप वाला एलिमेंट आ जाए, तो इसका मतलब वो एलिमेंट इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो हमने 2 का कॉम्प्लीमेंट 3 के साथ करा और हमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिल गया, तो इसका मतलब 3 जो है वो 2 का कॉम्प्लीमेंट है और 5 भी 2 का कॉम्प्लीमेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट थ्योरम, अगेन इंपॉर्टेंट थ्योरम है कुछ, है ना। तो यहां पर प्रूफ करते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम, पहली ए का कॉम्प्लीमेंट अगर 2 बार ले ले तो वापस ए आ जाता है। तो इसका प्रूफ आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर 2 बार ले ले तो वापस वही एलिमेंट आ जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देखो नेक्स्ट जो ये दोनों प्रॉपर्टी है ये है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ सभी लैटिस पर अप्लाई नहीं होता है, लेकिन यहां पर जो हमने लैटिस लिया है
बाउंडेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस लिया है, तो बाउंडेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस के केस में डी मॉर्गन्स लॉ क्या रहता है, सेटिस्फाई हो जाता है, सभी लैटिस में सेटिस्फाई नहीं होता है। तो ये दोनों डी मॉर्गन्स लॉ है ना, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम में इनका प्रूफ पूछा जा सकता है, और दोनों का प्रूफ एक ही जैसा होता है, एक का प्रूफ समझ में आ गया तो दूसरे का प्रूफ अपने आप ही आ जाएगा। तो मैंने यहां पर सेकंड वाले का प्रूफ किया हुआ है, जैसे सेकंड का है वैसे ही आपको थर्ड का भी करना है, ठीक है ना। तो सेकंड को एक बार समझ लीजिए, थर्ड अपने आप ही हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे प्रूफ, यहां पर एक्चुअल में है क्या, ए का ज्वाइन बी के साथ में है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट मीट बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। ये आपने सेट थ्योरी में भी हमने पढ़ा था डी मॉर्गन्स लॉ, सेम वही चीज है, बस यहां पर यूनियन आ गया और वहां पर यूनियन था, यहां ज्वाइन आ गया, वहां पर इंटरसेक्शन था, यहां पर मीट आ गया। अब देखिए जरा कैसे प्रूव करेंगे कि ये इसके इक्वल है, तो बहुत ध्यान से समझो कैसे प्रूव करेंगे। देखो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि ए ज्वाइन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ये है, तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ज्वाइन बी, देखिए ए ज्वाइन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना है, ए कॉम्प्लीमेंट मीट बी कॉम्प्लीमेंट, ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ज्वाइन बी। अब यहां पर एक बात बताइए, यहां पर ए ज्वाइन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट मीट बी कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है कि मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है ए, है ना, और इसका कॉम्प्लीमेंट है ए डैश, तो अगर मैं ए और इसके कॉम्प्लीमेंट का ज्वाइन करूं तो 1 आना चाहिए। देखो ध्यान से समझो, अगर मैं किसी एलिमेंट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ज्वाइन करता हूं तो मुझे 1 मिलता है, मतलब ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिलता है। ये बात तो क्लियर है, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। देखो यहां पर है क्या, ए ज्वाइन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ये है, तो अगर मैं ए ज्वाइन बी का ज्वाइन कर दूं ए डैश मीट बी डैश के साथ में, तो मुझे 1 मिलना चाहिए, तभी ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये दोनों, अगर देखो सीधी सी बात है, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ये है तो इसका मतलब इन दोनों का जो ज्वाइन होगा वो 1 होना चाहिए, बस इसी चीज का हमने यहां पर यूज किया। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ज्वाइन बी का ये कॉम्प्लीमेंट है, ये तभी पॉसिबल है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट। देखो ये तभी पॉसिबल है अगर मैं इन दोनों का ज्वाइन करूं तो मुझे 1 मिले, और मैं इन दोनों का मीट करूं तो मुझे 0 मिले। अगर मैं ये दोनों बातें प्रूव कर देता हूं तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये जो डी मॉर्गन्स लॉ है ये क्या है, ट्रू है। बोलो बात समझ में आ गई। तो अब हमें क्या करना है, इसको 1 प्रूव करना है, इसको 0 प्रूव करना है। तो पहले मैं इसको 1 प्रूव करूंगा, बाद में उसको 0 प्रूव करूंगा। तो देखिए, तो इस वाले पार्ट को ले लेते हैं, इसको क्या प्रूव करना है, 1। देखिए कैसे प्रूव करेंगे 1, ध्यान दीजिए। देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको एक एलिमेंट मानिए आप, ए ज्वाइन बी, इसको थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये एक ही एलिमेंट है। अब हमें क्या करना है, अगर ये एक एलिमेंट है और ये 2 एलिमेंट है, यहां पर ज्वाइन है और यहां पर मीट है, तो अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एप्लीकेबल हो गया। ध्यान से देखो क्या लग जाएगा, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा। अगर आप इसको 2 एलिमेंट मान के चलेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगेगा, अगर आप इसको एक एलिमेंट मान के चलेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा। तो मैंने यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई कर दिया। ए ज्वाइन बी मतलब ये एक ही एलिमेंट है, इसके साथ ज्वाइन करेंगे ए डैश आ जाएगा, फिर बीच में मीट का सिंबल आएगा, फिर इसका ज्वाइन बी डैश के साथ आ जाएगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास ए का कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये दोनों में साथ में मिल जाए मुझे, अगर ये दोनों साथ में मिल जाए तो ए ज्वाइन ए कॉम्प्लीमेंट 1 बन जाएगा। तो इसके लिए साथ में कैसे मिलेंगे, अगर मैं यहां पर कॉम्यूटेटिव लॉ लगा दूं और बी को पहले और ए को बाद में कर दूं तो ए और ए डैश साथ में आ जाएंगे। तो यहां पर हमने लगाया कॉम्यूटेटिव लॉ, उससे क्या हुआ, ए उधर चला गया, बी इधर आ गया, है ना। और यहां पर देखो ये बी है और ये बी है, ये पहले ब्रैकेट यहां पर था, यहां से ब्रैकेट हटाओ और इन दोनों पे ब्रैकेट लगा दो। तो देखो बी ज्वाइन बी डैश, तो आपको मालूम है किसी भी एलिमेंट का ज्वाइन अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 1। तो देखो इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब यहां पर ए और ए ज्वाइन का ये भी ब्रैकेट बना देंगे, इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी, यानी कि यहां पर मिलेगा बी ज्वाइन 1 और वहां पर मिलेगा ए ज्वाइन 1। आगे चलते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं बी का ज्वाइन 1 के साथ, सीधी सी बात है 1 के साथ आप किसी का भी ज्वाइन करोगे तो उसका आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि बी ज्वाइन 1 का मतलब है आपको इन दोनों में से अपर बाउंड लेना है, और 1 तो सबसे ऊपर होता है तो अपर बाउंड तो 1 ही होगा, इसका अपर बाउंड भी 1 होगा। और 1 और 1 का जब आप मीट करेंगे, यानी कि 1, 1 का आप लोअर बाउंड लिखेंगे तो 1 ही आएगा। तो हमारा यहां से आंसर आ गया 1। तो यही तो प्रूव करना था। देखो अब उसको 0 प्रूव करना है,
इस वाले पार्ट को क्या करना है, जीरो प्रूव करना है। तो इसको जीरो प्रूव करना है तो अगेन बिल्कुल सेम तरीके से होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। लेकिन यहां पर अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, ध्यान दो, अगर आप इसको एक एलिमेंट मान लेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के लिए एक जगह ज्वाइन और एक जगह मीट होना चाहिए, लेकिन यहां तो दोनों जगह मीट है। तो क्या करें, तो पहले आप इसमें कम्यूटेटिव लॉ लगा और इसको पहले लिखो और इसको बाद में लिखो। देखो आपने यहां पर लगाया कम्यूटेटिव लॉ, तो कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे जब आप इसमें, देखो ये यहां पर तो एज इट इज कॉपी कर दिया मैंने, यहां लगाया कम्यूटेटिव लॉ, तो ये पहले आ गया और ये बाद में चला गया, है ना। अब यहां पर देखो, अब यहां पर मीट है, यहां पर ज्वाइन है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा। अब यहां पर लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब आप लगाएंगे तो इसको एक ही एलिमेंट कंसीडर करेंगे, इसको एक ही एलिमेंट कंसीडर करेंगे और यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे तो फिर से वही करना है, आप कम्यूटेटिव लॉ लगाओगे, क्योंकि ए डैश ए के पास में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। इस बार मीट है तो जीरो बनेगा, ज्वाइन होता है तो वन बनता है ना। तो यहां पर आप कम्यूटेटिव लॉ लगा दोगे। कम्यूटेटिव लॉ देखो यहां पर बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ मीट करा तो जीरो बना, यहां ए का मीट ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करा तो यहां भी जीरो बना। और अगर आप जीरो के साथ किसी भी एलिमेंट का मीट करेंगे तो आपको जीरो ही मिलेगा, क्योंकि मीट का मतलब होता है लोअर बाउंड, और अगर आप जीरो का किसी के साथ भी लोअर बाउंड लेंगे तो जीरो ही आएगा, तो इसलिए दोनों तरफ जीरो आ गया। और जीरो का ज्वाइन जीरो के साथ जब आप करेंगे तो आपको जीरो ही मिलेगा। तो आपने देखा ये जीरो आ गया, यानी कि हमने दोनों बातों को प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। इस वाले पार्ट को जैसे मैंने इसको किया बिल्कुल आप एज इट इज इसको भी प्रोसीड करेंगे, कुछ अंतर नहीं आएगा, है ना, कुछ भी अंतर नहीं आएगा, सेम है। अब यहां पर उसके बाद बचते हैं हमारे पास दो पार्ट और, ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान भी है। बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये दोनों पार्ट 10 मार्क्स में पूछे गए हैं, और जबकि बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा सा प्रूफ है इनका। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। ये रहा दोनों पार्ट का प्रूफ, फोर्थ पार्ट का और फिफ्थ पार्ट का। ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। देखो हमें क्या करना है, एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूफ करना है। तो हमने एलएचएस को ले लिया ए ज्वाइन और ए कॉम्प्लीमेंट मीट बी। अब यहां पर जरा ध्यान दो, यहां पर क्या करो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, वैलिड है क्योंकि यहां पर ज्वाइन और यहां पर मीट है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा। तो हमने यहां पर लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ए का ज्वाइन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, फिर मीट का सिंबल आ गया, ए का ज्वाइन बी के साथ बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद ए का ज्वाइन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो आपको मिलेगा 1, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का ज्वाइन अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ करते हैं तो 1 आता है। इधर से ए ज्वाइन बी आ गया। अब यहां पर दोनों का मीट करेंगे, 1 का मीट किसके साथ हो गया, ए ज्वाइन बी के साथ। तो देखिए यहां पर जब आप मीट करेंगे तो मीट का मतलब होता है लोअर बाउंड, दोनों में लोअर कौन होगा भाई, सीधी सी बात है 1 तो ग्रेटेस्ट है, बाकी सब इससे नीचे ही होंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा ए ज्वाइन बी, और यही आपका आरएचएस था, हेंस। तो बहुत सिंपल सा है। ऐसे आप राइट हैंड साइड में आ जाओ, ए मीट ए डैश ज्वाइन बी, आपको प्रूव करना है ए मीट बी, तो बहुत आसान है। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, एलएचएस ले लिया आपने और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहां पर अप्लाई कर दिया। देखो तो जब यहां पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो ये ए मीट ए आ जाएगा, ज्वाइन आएगा बीच में, फिर ए मीट बी आ जाएगा, और ए का मीट अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ करते हैं तो 0 मिलता है, और यहां पर ए मीट बी मिलेगा। अब देखो यहां पर हो गया ज्वाइन, सीधी सी बात है, 0 तो बॉटम में होता है, यानी कि जो भी एलिमेंट इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं वो ऊपर ही होगा इससे, तो दोनों का अपर बाउंड क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो आरएचएस के इक्वल आ गया, हेंस प्रूव। तो आपने देखा कितने आसानी से हम इन थ्योरम को, इन लॉ को प्रूव कर सकते हैं। और ये दोनों तो प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रूफ एक साथ पूछे जाते हैं 10 मार्क्स में। अब तो 7 मार्क्स में पूछे जाएंगे, पहले 10 मार्क्स में आते थे, ठीक है ना, क्योंकि अब आपका मैक्सिमम मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो क्या है, 7 है। अब एक और थ्योरम देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन हमारे पास, है ना। चलिए लास्ट थ्योरम आज की, सो दैट इन अ डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, कैसी लैटिस है, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वैलिड होते हैं। इफ एन एलिमेंट हैज कॉम्प्लीमेंट, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस के अंदर, है ना, सो दैट इन अ डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस इफ एन एलिमेंट हैज ए कॉम्प्लीमेंट देन दिस कॉम्प्लीमेंट इज यूनिट। यानी कि यहां पर मतलब ये है, अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस में किसी एलिमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट है तो वो कॉम्प्लीमेंट यूनिक होगा। देखो इससे पहले हमने पढ़ा एक एलिमेंट के जो कॉम्प्लीमेंट है वो 2 या 2 से ज्यादा, 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है
कि अगर लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव है, कैसी लैटिस है, सो दैट इन ए डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस इफ एन एलिमेंट हैज कॉम्प्लीमेंट देन दिस कॉम्प्लीमेंट इज यूनिक। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस के अंदर किसी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो अकेला ही होगा, यूनिक होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि प्रूव दैट फॉर ए बाउंडेड लैटिस द कॉम्प्लीमेंट आर यूनिक इफ दे आर एग्जिस्ट। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस हो या बाउंडेड लैटिस हो, दोनों में ही कॉम्प्लीमेंट यूनिक होता है और दोनों को करने का तरीका क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना, क्योंकि जो लैटिस बाउंडेड है वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगी। तो चलिए प्रूफ करते हैं, बहुत सिंपल सा प्रूफ है, लेकिन इसका प्रूफ हम थोड़ा सा मतलब रिवर्स में लेके चलेंगे। कैसे, हम स्टार्टिंग में मान लेंगे लेट बी ए बाउंडेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। पहले तो मान लिया कि हमारे पास लैटिस कैसा है, बाउंडेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है। अब हमने क्या माना, लेट ए बिलोंग्स टू लैटिस हैविंग टू कॉम्प्लीमेंट। मान लो एक एलिमेंट है ए जो लैटिस को बिलोंग करता है और इसके हमने मान लिया कि इसके दो कॉम्प्लीमेंट है, एक बी और एक सी। ऐसा हमने मान लिया कि एक एलिमेंट के दो कॉम्प्लीमेंट है। तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि एक एलिमेंट का एक ही कॉम्प्लीमेंट होगा। देखो सीधी सी बात है, हमने एक एलिमेंट के दो कॉम्प्लीमेंट मान लिए, तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि वो दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक ही हुआ ना भाई। जब दोनों कॉम्प्लीमेंट इक्वल है तो इसका मतलब वो एक ही एलिमेंट है। बात समझ में आ गई। तो हम यहां पर थोड़ा उल्टा लेके चलेंगे। पहले हम मान लेंगे कि एक एलिमेंट के दो कॉम्प्लीमेंट है। मान लो एक एलिमेंट है ए, इसके दो कॉम्प्लीमेंट है बी और सी, और बाद में हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों क्या है, बराबर है। बात समझ में आ गई। देखो अब कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। सिंस बी एंड सी बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, देखो क्योंकि ये जो बी और सी है ये दोनों के दोनों ए के कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट की सारी प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अब ध्यान दो, अगर बी और सी ए के कॉम्प्लीमेंट हैं तो देखो अगर मैं ए का ज्वाइन बी के साथ करूंगा तो 1 आएगा। क्यों, क्योंकि बी ए का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। सी भी कॉम्प्लीमेंट है तो ए ज्वाइन सी भी 1 आएगा। और अगर मैं मीट करूंगा, अगर मैं किसी भी एलिमेंट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ मीट करता हूं तो 0 आता है, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। और ए का मीट सी के साथ करेंगे तो ये भी 0 आएगा। इसका मतलब ये सारी कंडीशन हमें गिवन है। क्या है, गिवन है। अब हम करते हैं प्रूफ। देखिए प्रूफ कैसे होगा, हमें बी को सी के इक्वल प्रूफ करना है। तो ऐसी थ्योरम हमने एक पहले भी प्रूफ की थी कि हमें बी को सी के इक्वल प्रूफ करना है, तो यहां पर भी वैसे ही प्रूफ करेंगे। हम बी से स्टार्ट करेंगे और इक्वल टू में सी लेकर के आएंगे। तो हमने स्टार्ट करा यहां पर बी से। अब देखिए जरा, बी से स्टार्ट करा, क्या हम बी को बी मीट 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 1 तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है। अगर आप ग्रेटेस्ट एलिमेंट का किसी के साथ भी मीट करेंगे तो जिस एलिमेंट के साथ आप मीट करेंगे वही आएगा। देखो बी का मीट अगर आप 1 के साथ कर रहे हैं, यानी कि बी और 1 में आप लोअर बाउंड देखेंगे तो लोअर बाउंड बी और 1 में क्या होगा, बी ही होगा, क्योंकि 1 तो सबसे ऊपर होगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। तो इसका मतलब हम बी को बी मीट 1 लिख सकते हैं। अब ऐसा हमने किया क्यों, यहां पर 1 आ गया। अब 1 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, ए ज्वाइन सी या ए ज्वाइन बी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। हमने यहां पर लिखा ए ज्वाइन सी। क्या लिखा, ए ज्वाइन सी, क्योंकि हमें एक्चुअल में सी की रिक्वायरमेंट है, हमें बी को सी के इक्वल लाना है। यहां पर लिखा ए ज्वाइन सी। अब जरा ध्यान दो, अब यहां पर देखो ये मीटर ये ज्वाइन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एप्लीकेबल हो गया, तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, तो बी मीट ए ज्वाइन बी मीट सी। अब यहां जरा ध्यान देना, देखो ये बी मीट ए था, इसको ए मीट बी कर दिया बाय कम्यूटेटिव लॉ। क्यों करा ऐसा, क्योंकि हमारे पास ए मीट बी की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ए मीट बीट करा, ए मीट बी और ज्वाइन बी मीट सी, इसकी जगह पर लिख दिया 0 और ये बी मीट सी आ गया, क्योंकि हमें गिवन था। तो समझ में आ गया कम्यूटेटिव लॉ क्यों लगाया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर आप जरा ध्यान देना, ये 0 और 0 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, ए मीट सी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें सी की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर लिख दिया ए मीट सी। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, ए मीट सी और बी मीट सी, सी 2 बार आ रहा है, तो क्या यहां पर हमारे पास अगर आप ध्यान दें तो यहां पर ये देखो आपके पास लॉ लग जाएगा, कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा रिवर्स। और यहां पर आपके पास अगर अब आप ध्यान दो तो ए ज्वाइन बी मीट सी, है ना, ए ज्वाइन बी कितना था, ए ज्वाइन बी 1 था, इसके प्लेस पर आपने 1 रख दिया तो 1 मीट सी आ गया। अब आप अगर 1 के साथ किसी का भी मीट करेंगे तो सीधी सी बात है वही एलिमेंट आएगा, क्योंकि लोअर बाउंड होता है, तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगी, सी। तो देखो हमने स्टार्ट करा था बी से और हमने लेकर आ गए हम क्या, सी, और यही हमें प्रूव करना था।
यही इस थ्योरम का क्या था, प्रूफ था। तो देखिए जितने भी थ्योरम मैंने आज आपको बताई, ये सभी थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी थ्योरम की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो सिंपल सिंपल से डीपीपी के कुछ क्वेश्चन है। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग हेसे डायग्राम आर लैटिस और नॉट। तो आप क्या करेंगे, इसमें दो टेबल बनाएंगे, दोनों टेबल से आपको बहुत आसानी के साथ पता चल जाएगा कि ये जो हेसे डायग्राम आपको दे रखे हैं लैटिस है या नहीं है। बाकी डायरेक्ट आप देख के बता ही सकते हैं। देखो इसमें क्या सिंगल टॉप है, ना तो इसमें सिंगल टॉप है ना इसमें सिंगल बॉटम है, तो ये लैटिस नहीं है। और ये ना तो ज्वाइंट सेमी लैटिस है ना ही ये मिड सेमी लैटिस है, क्योंकि ना तो सिंगल टॉप है ना ही सिंगल बॉटम है। इसमें सिंगल बॉटम है, तो ये सिंगल बॉटम अगर है तो ये मिड सेमी लैटिस होगी। लेकिन ज्वाइंट, अच्छा इसमें सिंगल टॉप भी है सिंगल बॉटम भी है, तो ये लैटिस है। दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसमें सिंगल टॉप है लेकिन सिंगल बॉटम नहीं है, ये भी लैटिस नहीं है। इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्या इसमें सिंगल टॉप और सिंगल बॉटम है, तो इसमें सिंगल बॉटम और सिंगल टॉप है, तो ये भी क्या होगा, लैटिस होगा। यहां पर सो दैट द गिवन लैटिस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव, आपको ये प्रूव करना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे प्रूव करते हैं वो हम पढ़ चुके हैं पहले, तो इसको आप आसानी से कर लेंगे। इन द लैटिस डिफाइंड बाय द हेसे डायग्राम हाउ मेनी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एलिमेंट ई एलिमेंट के कितने कॉम्प्लीमेंट है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इनको आप कर लेंगे। तो अब हमारे पास केवल दो छोटे छोटे टॉपिक बचे, दो टाइप के लैटिस और बची हैं, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। और यहां पर हमारी यूनिट नंबर 1 जो है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इस यूनिट को क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।